कर्तव्य के पुनीत पथ को हमने स्वेद से सींचा है, कभी कभी अपने अश्रु और प्राणों का अर्घ दिया है, किंतु अपनी ध्येय यात्रा में हम कभी रुके नहीं हैं, किसी चुनौती के सम्मुख कभी झुके नहीं हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं सुनील श्रोती और अटल बिहारी वाजपेयी जी की इन शानदार पंक्तियों के साथ एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और कहना चाहता हूं कि अपने कर्तव्य पथ पर बने रहना है, अपने स्वेद, अपने पसीने, अपनी मेहनत से सींचते उसे चलना है और किसी भी चुनौती के सम्मुख झुकना नहीं है। निरंतरता को कायम रखने के क्रम में भी हम आपके लिए अगला लेक्चर लेके आ गए हैं, जो है 3 मार्कर को आगे बढ़ाने के क्रम में। आज का हमारा टॉपिक है 1857 की क्रांति और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। जी हां, इन दोनों टॉपिक से संबंधित कुल 34 3 मार्कर में आपके लिए लेके आया हूं। लगभग हर डायमेंशन को कवर करने का प्रयास किया है। 34 3 मार्कर विद मॉडल आंसर। शुरुआत करते हैं। पहला 3 मार्कर, व्यपगत का सिद्धांत या हड़प नीति। आप सभी जानते हैं कि 3 मार्कर की श्रृंखला में हम लगभग हर डायमेंशन के क्वेश्चन तो कवर कर ही रहे हैं, साथ ही साथ संक्षेप में आपको चीजें समझा रहे हैं। उद्देश्य हमारा आपको पढ़ाना नहीं है, उद्देश्य है उन बच्चों का क्विक रिवीजन कराना जो एक बार कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, एक बार पढ़ चुके हैं या अगला मेंस देने वाले हैं। तो क्विक रिवीजन के क्रम में थोड़ा सा इसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे। हड़प नीति या व्यपगत का सिद्धांत क्या है, आप सभी जानते हैं। लॉर्ड डलहौजी का यह सिद्धांत था जिसमें उन्होंने तय किया था कि जो भी भारतीय राजा होगा, यदि उसका कोई वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं है, मतलब यदि उसकी संतान गोद ली हुई संतान है या दूसरे तरह से उसने प्राप्त की हुई या अपने किसी रिश्तेदार से उसको गोद लिया है, तो उसकी उस संतान को उसका उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा। वास्तविक उत्तराधिकारी के अभाव में उस क्षेत्र को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। इसको कहा गया था हड़प नीति। लॉर्ड डलहौजी की यह नीति थी। इस सभी को हम 3 मार्कर में किस तरह से देख सकते हैं, देखिएगा। पॉइंट नंबर 1, प्रतिपादक लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने इसका प्रतिपादन किया था। पॉइंट नंबर 2, तात्पर्य क्या है, राजाओं के वास्तविक उत्तराधिकारी के अभाव में ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो जाना। बिल्कुल संक्षेप में बता दिया। प्रभावित राज्य, कई राज्यों के ऊपर यह थोपी गई थी, उसके बाद कुछ के ऊपर से वापस भी ले ली गई थी, पर उन पे हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि 3 मार्कर है। केवल 3 राज्यों के नाम हमने मेंशन किए हैं जिन्होंने प्रारंभिक तौर पर इसका प्रभाव झेला था। सतारा 1848, जेतपुर 1848 और संभलपुर 1849। इन 3 के नाम बताए हमने प्रारंभिक राज्यों के सूची में से। क्लियर? तो आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन के लगभग हर डायमेंशन हमने कवर कर लिए। किसने प्रतिपादित किया, क्या तात्पर्य था और किसके ऊपर लागू किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सहायक संधि। जिस तरह लॉर्ड डलहौजी ने व्यपगत का सिद्धांत दिया था, उसी तरह लॉर्ड बेलेजली ने सहायक नीति का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। क्या था इसमें, जो कमजोर राज्य होते थे, जो अपने सैन्य संदर्भों में कमजोर है, आर्थिक मामले में कमजोर है, जिनके पास अपनी कोई बड़ी स्थायी सेना नहीं है, वो लोग ब्रिटिश लोगों से मदद मांगते थे। अब ब्रिटेन मदद के नाम पर अपनी एक सैन्य टुकड़ी और अपना एक ब्रिटिश रेजिमेंट उनके दरबार में नियुक्त कर देता था, ये बोल दिखाने के लिए कि देखो भाई, तुम्हारी सुरक्षा के लिए हमने सेना दी है तुम्हें। और उसी राज्य से उस सेना के खर्चे भी वहन करवाए जाते थे कि तुम इसका खर्चा भी दो, इसकी सैलरी भी दो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी सुरक्षा के लिए दिया है हमने। ठीक, तो एक तरह से हम तुम्हारी सहायता कर रहे हैं। मतलब कौन सी संधि? सहायक संधि। फिर होता क्या था, वो जो ब्रिटिश सेना उस राजा के दरबार में नियुक्त की जाती थी, उसके साथ जो ब्रिटिश रेजिमेंट होता था, वो दरबारी षड्यंत्र रचने लगता था और धीरे धीरे राजा के ऊपर अपनी प्रभुता स्थापित करके राजा को गद्दी से हटा देता था। ये पूरी कहानी होती थी सहायक संधि में, इसलिए भारतीय राजा इससे बचने लगे थे। हमने उदाहरण देखा था टीपू सुल्तान का, उसने मना कर दिया था, इसी कारण उसको युद्ध लड़ना पड़ा था। खैर, अब इस सबको हम 3 मार्कर में कैसे लिखेंगे? प्रतिपादक लॉर्ड वेलेजली। नंबर 2, तात्पर्य क्या है, कमजोर राज्य द्वारा अपनी सुरक्षा हेतु अंग्रेजों से हुई सैन्य सहयोग की संधि। क्लियर? सैन्य सहयोग की संधि, एक तरह से सेना लेता है वो उनसे। क्लियर? प्रभावित राज्य कौन कौन थे? हैदराबाद, मैसूर और तंजौर। 1798, 1799 और 1799। ये आपको पता होना चाहिए किसने प्रतिपादित किया, तात्पर्य क्या है और किन किन के ऊपर इसे लागू किया गया था। अगला इनाम आयोग। साथियों, लॉर्ड डलहौजी ही ने इसको प्रतिपादित किया था। हुआ यह था कि जो ब्रिटिश काल में जो जमींदार लोग थे, मध्यस्थता का काम करते थे, किसानों से कर वसूलते थे, अपना हिस्सा रखते थे और बचा हुआ ब्रिटिश खजाने में जमा कर देते थे। हमने पढ़ा हुआ है पुराने लेक्चर्स में। क्लियर? तो
उसमें ऐसा शक था कि जो बीच की मध्यस्थता ये लोग कर रहे हैं जमींदार लोग, ये कुछ ज्यादा अपने जेब में भर लेते हैं, ब्रिटिशर्स को सही सही हिसाब नहीं बताते और सही रुपया उनके खजाने में जमा नहीं करते। तो उनकी जांच कराने के लिए इनाम आयोग का गठन किया गया था। इसके बाद कई जमींदारों की जमींदारी रद्द कर दी गई थी। क्लियर? इसी कारण जमींदारी वर्ग में एक असंतोष व्याप्त हो गया था ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, और यहीं से 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि भी बनी थी। क्लियर? देखिएगा, वर्ष 1852, प्रतिपादक लॉर्ड डलहौजी, उद्देश्य जमींदार व जमींदारों की जांच के लिए गठित। क्लियर? अगला देखें, उत्तराधिकार अधिनियम या धार्मिक अयोग्यता अधिनियम। अब देखिए होता क्या था, ब्रिटिशर्स का पर्पस था ईसाई धर्म का भारत में प्रचार प्रसार करवाना। क्लियर? 1813 में हम जानते हैं कि उन्होंने ईसाई मिशनरियों को अनुमति दे दी थी कि आप भारत में जाइए, अपने धर्म का प्रचार कीजिए। क्यों? क्योंकि भारत के लोग यदि हमारे धर्म को मानने लगेंगे तो फिर ये हमारे हिसाब से अपना कल्चर, अपना रहन सहन तैयार करेंगे, और जब इनका रहन सहन, इनका कल्चर हमारे अकॉर्डिंग हो जाएगा तब ये हमारे प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो हमारा प्रोडक्ट बिकना आसान होगा और इनके ऊपर हुकूमत करना आसान होगा। ये एक लंबी एक उनकी प्लानिंग थी। तो इसी के क्रम में 1813 ईसाई मिशनरी भारत आते हैं, अपने धर्म का प्रचार करते हैं। भारत का जो युवा वर्ग है वो उसकी ओर आकर्षित होता है। क्यों? क्योंकि धन का लालच देते हैं, नौकरी का लालच देते हैं और धर्म में दीक्षित होने की सलाह देते हैं। उससे रोकने के लिए भारतीय जो माता पिता होते थे उन्होंने अपने बच्चों को धमकी देना शुरू किया कि देखो बेटा, यदि तुम दूसरे धर्म को अपनाओगे हमारी मर्जी के खिलाफ तो साला संपत्ति से निकाल देंगे, तुम्हें जायदाद से बेदखल कर देंगे। तो ऐसे में जो यूथ है वो आकर्षित होना बंद हो गया। तो ब्रिटिशर्स ने उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए यह अधिनियम पारित करवाया था। इसमें उन्होंने कहा कि कोई भी यदि बच्चा अपने माता पिता की अनुमति के बिना धर्म बदलता है तो उसके माता पिता उसे उसकी संपत्ति से बेदखल नहीं कर सकते। क्लियर? देखिएगा, वर्ष 1850, लॉर्ड डलहौजी, प्रावधान क्या था? परिजनों की मर्जी के विरुद्ध धर्म परिवर्तन होने पर संपत्ति अधिकार सुरक्षित। संपत्ति अधिकार कहीं नहीं जाएंगे, वो सुरक्षित ही रहेंगे। क्लियर? अच्छा, प्रभाव क्या हुआ? धर्म परिवर्तन प्रोत्साहित हुए और ज्यादा बढ़े, और 1857 की क्रांति भविष्य में देखी गई, क्योंकि भारतीय समाज में एक असंतोष था कि तुम हमारे बच्चों को बरगला रहे हो। खैर, सामान्य भर्ती अधिनियम, इसमें क्या था? ये जो भारतीय सेना थी इसमें अपनी धार्मिक मान्यताएं भी हुआ करती थी कि भाई हम समुद्र को नहीं लांघेंगे, हमारे धर्म में अनुमति नहीं है, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। तो ब्रिटिशर जो है वो भारतीय सेना को हर जगह नहीं भेज पाती थी, उसका उपयोग नहीं कर पाती थी। तो उन्होंने एक नया अधिनियम लाया और इसमें शर्त आरोपित की कि जब जब ब्रिटेन को जहां जहां जरूरत होगी आप वहां वहां नौकरी करोगे, मतलब हमारी शर्तों पर काम करोगे। क्लियर? तो फिर उन्हें समुद्र लांघ कर भी जाना पड़ा। इसके बाद उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई और फिर 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार हुई। तो 1857 की क्रांति के होने के पीछे कई कारण जिम्मेदार हैं, उनमें से ये सब चल रहे हैं। देखिएगा, वर्ष 1856, लॉर्ड डलहौजी, प्रावधान क्या है? भारतीय सैनिक ब्रिटिश शासन की आवश्यकता अनुरूप कार्य करने को बाध्य, कि आप ब्रिटिश शासन की आवश्यकता के अनुरूप काम करो। अच्छा, प्रभाव क्या हुआ? सैनिकों को समुद्र पार करने के लिए विवश, धार्मिक मान्यता आहत, 1857 की क्रांति। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। डाक अधिनियम, फिल्म में देखते हैं, संदेशे आते हैं, ये वो गाने हमने सुने हैं। मतलब जो सैनिक हैं वो अपने घर परिवार के लोगों को चिट्ठियां भेजा करते थे जिसका उन्हें पैसा नहीं देना होता था। बाद में पैसा देना शुरू कर दिया इस अधिनियम के माध्यम से। देखिएगा, इससे भी सैनिकों में असंतोष था। तो 1854 लॉर्ड डलहौजी लाए, प्रावधान था सैनिकों की निःशुल्क डाक सेवा का निषेध। जो निःशुल्क डाक सेवा आप यूज कर रहे हो उसे बंद कर दिया। प्रभाव हुई 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार हुई। क्लियर? तो इस तरह से हम पॉइंट्स में तोड़कर चीजों को बता रहे हैं। पॉइंट्स विद हेडिंग यदि हम दे देते हैं तो अंदर का कंटेंट लिखने से हम बच जाते हैं, जैसा मैं बार बार बोलता हूं। खैर, मंगल पांडे एक व्यक्ति के रूप में यदि 3 मार्क रह जाए तो आप सीधे बताएंगे क्या? पहला पॉइंट, उनकी बेसिक जो पहचान थी बैरकपुर रेजिमेंट 34B के सैनिक थे। नंबर सेकंड, क्या किया था इन्होंने? 1857 की क्रांति की शुरुआत करवा दी थी। 29 मार्च 1857 को गोली मारकर बाघ और ह्यूडसन को। अच्छा, क्या हुआ? 8 अप्रैल 1857 को फांसी, और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया प्रथम शहीद। क्लियर? इस क्रांति के अंतर्गत शहीद होने वाले पहले व्यक्ति। अच्छा, क्रांतिकारियों में वह एक अकेली मर्द थी, ये एक कथन आ गया। बार बार मैं आपसे बोलता हूं कि जब भी 3 मार्कर में कोई कथन आए तो आपको 3 बातें बतानी है। किसने कहा, किसके लिए कहा और किस संदर्भ में कहा। तो हीरोज ने कहा, रानी लक्ष्मीबाई के लिए कहा और उनकी वीरता से प्रभावित होकर कहा कि लड़ने वालों में अकेली मर्द थी। चलिए अगला,
राजा राम मोहन रॉय। लो भाई, अब अपन आ गए सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन वाले सेक्शन पे। मतलब 1857 की क्रांति से संबंधित जो 3 मार्कर हो सकते थे वो कंप्लीट हो गए। ठीक, अब सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। व्यक्ति के रूप में यदि राजा राम मोहन रॉय पे 3 मार्कर लिखने आ जाता है, कभी राजा राम मोहन रॉय पे भी आ सकता है, कभी दयानंद सरस्वती जी पे भी आ सकता है, तो आप क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट आप लिखिए जिस चीज के लिए वो जाने जाते हैं, जो उनकी पहचान है, मतलब आधुनिक भारत के पिता या भारतीय राष्ट्रवाद के जनक। क्यों? क्योंकि जो आधुनिक भारत हम देखते हैं, ये जो कुप्रथाओं से जो हम मुक्त हुए ये हम देखते हैं, इस सब के लिए सबसे शुरुआती आंदोलन या मैं यूं कहूं नवीन चेतना का प्रसार यदि किसी ने किया तो राजा राम मोहन राय जी ने किया था। संस्थापक इन्होंने काम क्या किए? किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके काम से होती है ना। तो आप बताएं, आत्मीय सभा 1815, वेदांत सभा 1816 और ब्रह्म समाज 20 अगस्त 1828। इसके अलावा इन्होंने संस्थापक होने के अलावा कुछ ग्रंथ भी लिखे थे, कुछ पुस्तकें भी लिखी थी। तोहफात उल मुहिद्दीन एकेश्वरवादियों को उपहार कहा जाता है। क्लियर? तो इन 3 पॉइंट्स में हमने इन्हें समाहित करने का प्रयास किया। पहले में उनके उपनाम बता दिए। अच्छा देखिए, जन्म किस वर्ष हुआ, कहां पैदा हुए, इस सब में हमने उलझने की अपेक्षा इस पे बल देने ज्यादा उचित समझा। पहले में हमने उनके उपनाम बता दिए क्योंकि उसके लिए भी उनकी प्रसिद्धि है। दूसरे में हमने बता दिए उन्होंने कौन कौन सी सभा स्थापित करी, और तीसरे में बता दिया कौन सी प्रमुख ग्रंथ या पत्रिका लिखी। चलिए, इसके अलावा राजा रोहन राय की प्रमुख पत्रिकाएं। देखिए, उधर हमने ग्रंथ मेंशन कर दिया, अब हर चीज नहीं मेंशन कर सकते। लेखनी में हमने ग्रंथ मेंशन कर दिया, दैट्स इट। यदि कभी क्वेश्चन आ जाए राजा राम मोहन राय की सभी पत्रिकाओं के नाम बताओ, क्योंकि सब बहुत फेमस थी, तो 3 नाम कम से कम आप बताएंगे। संवाद कौमुदी जो कि बांग्ला में थी, नंबर 2 प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस जो कि ईसा की नीति वचन तात्पर्य अंग्रेजी में थी, और मिरात उल अखबार जो कि फारसी में थी। तो 3 नाम बता दिए, तीनों के भाषा बता दी कि किस भाषा में वो थी, नंबर मिल जाएंगे। आगे देखें, ब्रह्म समाज। संस्था से संबंधित कभी 3 मार्कर आ रहा होगा तो ब्रह्म समाज आ जाएगा। वर्ष 20 अगस्त 1828 की स्थापना हुई। संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय जी थे। उद्देश्य क्या था? एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार करना, कर्मकांड का निषेध करना। देवेंद्र नाथ टैगोर एक व्यक्ति के रूप में। अब हम जानते हैं कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद जो उनकी ब्रह्म समाज थी उसका नेतृत्व देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने संभाला था। क्लियर? उसके बाद इन्हीं ने ब्रह्म समाज में केशव चंद्र सेन को भी लाए थे। बाद में केशव चंद्र सेन को इन्होंने निष्कासित कर दिया था, वो एक अलग बात है। तो देवेंद्र नाथ टैगोर क्यों प्रसिद्ध हैं? राजा जी की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला। 1839 में एक तत्वबोधिनी सभा बनाई थी और उसका फिर ब्रह्म समाज में विलय कर दिया था। अगला देखें, केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। देवेंद्र नाथ टैगोर जब ब्रह्म समाज के नेतृत्व करता हुए तो उन्होंने केशव चंद्र सेन को भी उसमें शामिल किया। बाद में इनके जो विचार थे उससे उनकी सहमति नहीं बनी तो इन्हें निष्कासित कर दिया गया। जब ये निष्कासित हुए तो इन्होंने 1866 और 7 में भारतीय ब्रह्म समाज का गठन किया। ये जो भारतीय ब्रह्म समाज है, ब्रह्म समाज का पहला विभाजन माना जाता है, तो इंपॉर्टेंट है। अब ये सब बताने की जरूरत नहीं है 3 मार्कर में कि कब शामिल हुए, किसने किया। सीधे बताओ कि कौन से संगठन की स्थापना की? तो भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो कि ब्रह्म समाज का पहला विभाजन था। इसके अलावा इन्होंने कुछ पत्रिकाएं भी लिखी। इंडियन मिरर नाम की एक अंग्रेजी पत्रिका लिखी, और बहुत खास ब्रह्म विवाह अधिनियम 1872 का इन्होंने प्रतिपादन करवाया, उसमें इनकी बड़ी भूमिका थी। ब्रह्म विवाह अधिनियम 1872 क्या था, इस पे अलग से एक 3 मार्कर देख लेंगे। तो इनके हमने काम बता दिए। कामों में देखो आप, पहले एक संस्था स्थापित करी, दूसरे में पत्रिका का प्रतिपादन किया, तीसरे में एक अधिनियम इन्होंने तैयार करवाया। क्लियर? किसी व्यक्ति के लिए आप यही बताएंगे, उनके काम बताएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, नंबर मिलने की संभावना ज्यादा होगी। खैर, ब्रह्म विवाह अधिनियम, नेटिव मैरिज एक्ट, नाम समझ में आ रहा है, विवाह से संबंधित है। भाई, लड़के लड़की की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, उस सबसे संबंधित ये अधिनियम था। वर्ष 1872 में आया। मुख्य भूमिका थी केशव चंद्र सेन की, और प्रावधान क्या थे? बालक और बालिकाओं के विवाह की न्यूनतम उम्र क्रमशः 16 और 14 की गई। जी हाँ, 16 वर्ष बालक की उम्र होनी चाहिए और 14 वर्ष बालिका की उम्र होनी चाहिए। अगला, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, कलकत्ता के प्रमुख शिक्षाविद थे, हम सभी जानते हैं। इन्होंने प्रमुख काम यह किया कि बांग्ला शब्दकोश की रचना की, ताकि महिला, शूद्र और सामान्य जो लोग हैं वो कठिन संस्कृत के श्लोकों को समझ सकें बांग्ला में ट्रांसलेट करके। नंबर 2 इन्होंने क्या करवाया? इन्हीं की सक्रियता के कारण विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हो पाया। तो देखिएगा, कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य, नंबर 2 महिला शूद्र के लिए कॉलेज खोले और
बांग्ला विश्वकोश की रचना की, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में काम कर दिया। लॉर्ड कैनिंग के काल में 1856 विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित, इन्हीं के प्रयासों से। खैर, अगला यंग बंगाल आंदोलन। साथियों, हेनरी विवियन डेरेजियो नाम के व्यक्ति थे। इन्होंने जो छात्र थे उनमें तार्किकता को विकसित करने का प्रयास किया, डिबेट कल्चर को इन्होंने पैदा किया। इन्होंने प्रेरित किया छात्रों को कि तुम क्वेश्चन पूछा करो, आंख बंद करके किसी चीज को का अनुसरण मत किया करो। इसी सबको यंग बंगाल आंदोलन कहा गया। देखिए, प्रतिपादक कौन थे? एक आंग्ल भारतीय युवक थे जिनका नाम था हेनरी विवियन डेरेजियो। उद्देश्य क्या था? युवाओं में तार्किक दृष्टिकोण निर्मित कर सामाजिक धार्मिक प्रथाओं का मूल्यांकन। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। दयानंद सरस्वती व्यक्ति के ऊपर फिर बन गया 3 मार्कर। 3 पॉइंट। नंबर 1, परिचय। किस चीज के लिए जाने जाते हैं दयानंद सरस्वती? हिंदू राष्ट्रवाद के समर्थक थे और वेदों की ओर लौट चलो का नारा दिया। क्लियर? मतलब वेदों को ही इन्होंने हर चीज का मूल आधार बताया। अब इतना सा हम नहीं लिख सकते तो हमने लिख दिया वेदों की ओर लौट चलो नारा। हिंदू राष्ट्रवाद के समर्थक। नंबर 2, संस्थापक थे। इन्होंने कई संस्थाएं स्थापित की। आर्य समाज 1875, गौ रक्षणी सभा और शुद्धि आंदोलन भी चलाया। वे हिंदू जो दूसरे धर्म में चले गए थे उनकी पुनर्वापसी के लिए एक शुद्धि आंदोलन चलाया कि हम शुद्ध कर देंगे, आप दोबारा हिंदू हो जाओगे। लेखनी, इन्होंने भी कई पत्रिकाएं लिखी, बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्यार्थ प्रकाश, वेदवास्य भूमिका और पाखंड खंडन। तो कभी यदि इनके लेखन पे प्रश्न आ जाए तो ये 3 नाम आप कम से कम लिखे आना। आगे बढ़ते हैं। भारत का मार्टिन लूथर किंग। साथियों, दयानंद सरस्वती जी को ही कहा जाता है। अगला देखें, भारतीय अशांति का जनक। देखिए, लंदन से एक व्यक्ति आए भारत, वैलेंटाइन शिरोल उनका नाम था। लंदन टाइम्स की ओर से आए थे 1907 में। और उन्होंने जब यहां की स्थिति, यहां का माहौल देखा तो उन्होंने आर्य समाज को, मतलब आर्य समाज के कौन थे? दयानंद सरस्वती। आर्य समाज कह लो या दयानंद सरस्वती कह लो, इन्हें और बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। क्लियर? तो भारतीय अशांति का जनक, ये शब्द किसके लिए यूज हुआ? दयानंद सरस्वती और बाल गंगाधर तिलक। दयानंद सरस्वती की आर्य सभा के लिए भी हुआ था, आर्य समाज के लिए। क्लियर? और इन लोगों ने फिर इनके ऊपर मानहानि का केस भी किया था कालांतर में। खैर, तो भारतीय अशांति का जनक किसे कहा गया, किसने कहा, ये दोनों बातें हमने आपको बता दी। चलिए, सत्य शोधक समाज। अब समाज है तो कब स्थापित हुआ? 1873 में हुआ। किसने किया? ज्योतिबा फुले ने किया। अब कोई तो उद्देश्य होगा ना। तो जो ब्राह्मणी विचारधारा थी, जो पुरोहितवादी वाली विचारधारा थी, जिसमें हर चीज में श्रेष्ठता के आधार पर दूसरी कम्युनिटी का शोषण या दमन किया जाता था, उस माइंडसेट के विरोध में इन्होंने समाज की स्थापना की थी, सभा की स्थापना की थी और इसका उद्देश्य था समाज में समता लाना। क्लियर? तो ब्राह्मणी या पुरोहितवादी व्यवस्था पर इन्होंने प्रहार किया था जहां से ऊंच नीच आती। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये एक सोसाइटी 1905 में आई, गोपाल कृष्ण गोखले लाए। इसका उद्देश्य था कि भारतीय आंदोलन के लिए जो भी लोग प्रयासरत हैं, भारत की सेवा में जितने लोग लगे हैं, उन्हें प्रशिक्षण देना। क्लियर? गोपाल कृष्ण गोखले 1905, भारतीय सेवा के लिए प्रयासरत जो संगठन थे उन्हें प्रशिक्षण देना। पंडित रमाबाई, ओहो, पाश्चात्य शिक्षा धारित एक विधवा महिला थी, विदेश गई, ईसाई धर्म को इन्होंने अपनाया। पर्पस केवल यह था कि जब मैं क्रिश्चियनिटी अपना लूंगी, ईसाई धर्म अपना लूंगी, तो विदेश के लोग मुझे फंड दे देंगे, पैसा दे देंगे, और उस पैसे से मैं भारतीय महिलाओं की स्थिति सुधारूंगी। और स्थिति सुधारने के लिए क्या करूंगी? उनके लिए स्कूल खोलूंगी, उनके लिए विधवा आश्रम खोलूंगी, ये सब। तो चूंकि शिक्षा के लिए इन्होंने इतना सब किया, इसलिए इन्हें सरस्वती उपनाम से भी जाना जाता है। देखिएगा, पाश्चात्य शिक्षा धारित एक बाल विधवा समाज सुधारक, यह परिचय हो गया पहला पॉइंट। विदेश से धन संग्रह कर महिलाओं के लिए विधवा आश्रम कॉलेज स्थापित, उपनाम था सरस्वती। क्लियर? सरस्वती नाम से पुकारा जाता था इन्हें पश्चिम में। बाल शास्त्री जाम्बेकर, साथियों महाराष्ट्र क्षेत्र के हैं। क्लियर? समाज सुधारक, उन्हें जनक कहते हैं महाराष्ट्र क्षेत्र में समाज सुधारक का। और इन्होंने कई समाचार पत्र तैयार करे, बंबई दर्पण और दिग्दर्शन। अगला देखें, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, ये भी विवाह से संबंधित है, जैसे वो ब्रह्म विवाह अधिनियम आया था। ये बहराम जी मालाबारी और एस बंगाली के प्रयासों से पारित हुआ। इसमें 12 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं के विवाह को अपराध घोषित कर दिया। इसमें भी विवाह से संबंधित प्रावधान निहित किए गए थे, शामिल किए गए थे। उसी तरह एक शारदा अधिनियम आया, इसमें भी सेम। अजमेर के एक शिक्षाविद थे हरविलास शारदा, उनके प्रयासों से था, इसलिए शारदा अधिनियम कहते हैं इसको। लड़के लड़की के विवाह की न्यूनतम उम्र क्रमशः 18 और 14 करवाई इन्होंने।
तो आपको यह याद रखना है कि किस अधिनियम के माध्यम से कितनी उम्र तय की गई थी, यह आपको याद रखना है, सब विवाह से संबंधित ही हैं। वुड्स डिस्पैच 1854 में आया। काल उस समय चल रहा था लॉर्ड डलहौजी का, हम सभी जानते हैं, और वुड्स डिस्पैच में इन्होंने महिला शिक्षा की वकालत की थी। यही कारण है कि इसे भारतीय महिला शिक्षा का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। देखिए 1854 में आया। प्रावधान क्या था? एक अनुशंसा थी कि महिला शिक्षा भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। यही कारण है इसे भारतीय शिक्षा का मेग्ना कार्टा कहा गया। चाहो तो आप ब्रैकेट में लिख लेना, लॉर्ड डलहौजी का काल। ठीक, ये आप मेंशन यदि कर देते हो कि किसका काल था तो थोड़ा नंबर ज्यादा आने की उम्मीद रहेगी। चलिए, सर सैयद अहमद खां, शानदार व्यक्ति, बहुत काम किया, तो उनके काम क्या थे? यदि सर सैयद अहमद खां आ जाए या उनके कार्य आ जाए तो आप 3 पॉइंट लिख देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्था के तौर पर उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की 1855 में। पत्र की बात करूं तो तहजीबुल अखलाक और राजभक्त मुसलमान नाम के पत्र लिखे। शिक्षा क्षेत्र की बात करूं तो 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की थी। यही बाद में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बना। ठीक, तो इन 3 पॉइंट्स में मैंने तोड़ने का प्रयास किया। अगला देखें, अहमदिया आंदोलन। साथियों, इस्लामिक मान्यताओं में या हमारे जो इस्लाम परस्त लोग हैं उनके समाज में भी कई तरह के आंदोलन चले। कभी अपनी मूल शिक्षा की रक्षा के लिए, कभी जो हिंदूवादी संगठन थे उनके विरोध के चलते, इस तरह के कई आंदोलन इन्होंने किए। तो अहमदिया आंदोलन क्या था? आरंभ हुआ 1889, अहमद कादियान ने से शुरू किया। उद्देश्य था आर्य समाज जैसे जो हिंदूवादी संगठन थे उनसे मुस्लिम समाज की रक्षा करना, ताकि वो लोग मुस्लिमों को दोबारा हिंदू में कन्वर्ट ना कर दें। खैर, अगला देवबंद आंदोलन। इसका प्रतिपादन 1867 में देवबंद में कासिम नानोतवी ने किया। उद्देश्य क्या था? जो पाश्चात्य शिक्षा है उसका विरोध करना और जो परंपरागत इस्लामिक शिक्षा उसका समर्थन करना। और इन्होंने इसी क्रम में काम क्या किया? देवबंद में एक मदरसा बनवाया। तो ये 3 पॉइंट हो गए। कोई भी आंदोलन जब आ रहा है तो ऑब्वियसली हमें यह बताना पड़ेगा कि इसे शुरू किसने किया और कब किया, तो हमने वो बता दिया। यह बताना पड़ेगा कि इस आंदोलन का मकसद क्या है, पर्पस क्या है, हमने वो बता दिया। यह बताना पड़ेगा इनने कुछ किया हो यदि, तो इन्होंने वो किया। तो 3 पॉइंट्स हो गए। बहावी आंदोलन इसी तरह। प्रवर्तक बताएंगे, प्रवर्तक थे सैयद अहमद बरेलवी। काम क्या था, उद्देश्य क्या था? पैगंबर मोहम्मद के इस्लाम को फिर से जीवित करना। जैसे हमारे यहां हिंदू धर्म का पुनर्जागरण हो रहा था, उसी तरह वो भी इस्लामिक क्षेत्र में ये सब कर रहे थे। खैर, निरंकारी आंदोलन, निरंकारी हो, नामधारी हो, ये आंदोलन हुए थे मुस्लिम सिख समाज में। ठीक, हर समाज में कुछ ना कुछ सुधार आंदोलन हो रहे थे। तो निरंकारी आंदोलन 1783 दयाल सिंह द्वारा चालू हुआ। ठीक, उद्देश्य क्या था? सिख धर्म में जो हिंदू रीति रिवाज शामिल हो गए हैं, जो मद्यपान शामिल हो गया, उसका निषेध करना। ठीक है, क्योंकि हर समाज में चल रहे थे आंदोलन, तो आपको सभी को कवर करना पड़ेगा। अगला नामधारी आंदोलन, यह भी सिख कम्युनिटी में था। 1857 राम सिंह द्वारा इसे शुरू किया गया था। उद्देश्य क्या था? सिख धर्म में स्त्री पुरुष समानता और नैतिक शिक्षा पर बल, इन 2 चीजों पे इन्होंने काम किया। क्लियर? तो ओवरऑल हमें यह देखना है कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन केवल हिंदू समाज में नहीं हुए, मुस्लिम समाज में भी हुए, सिख कम्युनिटी में भी हुए। उसी तरह एक और आगे शिरोमणि गुरुद्वारा समिति, क्या था इसमें? 1920 में इसका गठन हुआ। इसके माध्यम से जो भ्रष्ट महंत थे उनके ऊपर कार्रवाई की गई थी। इतना कोई खास नहीं, बस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा हर समाज में कुछ ना कुछ बुराइयां थीं। तो जब एक समाज में कुछ सुधार हो रहा है तो उसकी प्रेरणा से दूसरे समाज के लोग भी अपने यहाँ इस तरह के आंदोलन चलाएंगे। तो हमें सभी को कवर करना है। आखिरी स्वामी विवेकानंद आते हैं इसी क्रम में। अब स्वामी विवेकानंद जब आते हैं तो इनकी प्रसिद्धि होती है इनकी पत्रिकाओं के लिए। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, उसके लिए। तो फिलहाल मैं बस एक 3 मार्कर लाया हूं कि इनकी पत्रिकाएं पूछी जा सकती हैं कि विवेकानंद की पत्रिकाएं कौन कौन सी थी। तो प्रबुद्ध भारत जो इन्होंने अंग्रेजी में लिखी, और उद्बोधन जो बंगाली भाषा में थी। ये थे कुल 34 3 मार्कर, जो कि 1857 की क्रांति और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित थे। अगले लेक्चर में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार,
और तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। नमस्कार साथियों, मैं हूं सुनील श्रोती। शिव मंगल सिंह सुमन जी की इन शानदार पंक्तियों के साथ एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। 3 मार्कर की श्रृंखला आपके लिए चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक पेपर की प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक के खास 3 मार्कर विद मॉडल आंसर विद क्विक रिवीजन आपके लिए लाए जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत कांग्रेस, बंगाल विभाजन और क्रांतिकारी घटनाक्रमों के दौर से संबंधित 3 मार्कर, जिसके अंतर्गत मैं कुल 24 3 मार्कर विद मॉडल आंसर आपके लिए लेके आया हूं। बिल्कुल सीक्वेंस में हम चल रहे हैं साथियों। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी 1857 की क्रांति की, हमारे देश में जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए उनसे संबंधित 3 मार्कर की। आज हमारा टॉपिक, जैसा मैंने बताया, एक पैदान आगे बढ़ चुका है, जिसमें हमारी पद्धति आप सभी को पता है कि हम क्वेश्चन का मॉडल आंसर तो आपको बताते हैं, साथ ही साथ ये भी डिस्कस करते हैं कि इससे संबंधित प्रेजेंटेशन को आप किस तरह से देखें और उस चीज का क्विक रिवीजन आपके लिए कराते हैं, शॉर्ट में चीजों को समझाते हैं। यहां हमारा उद्देश्य आपको टॉपिक पढ़ाना नहीं है, आपका क्विक रिवीजन कराना है। मैं बार बार बोलता हूं, अतः मैं संक्षेप में चीजों को समझा देता हूं ताकि आपका एक रिवीजन हो जाए और बे अभ्यर्थी जो एक बार कोर्स कर चुके हैं उनके दिमाग में दोबारा सारी चीजें रिकॉल हो जाएं। अपनी इसी पद्धति को कायम रखते हुए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। कुल 24 3 मार्कर देखिएगा। पहला 3 मार्कर, लैंड होल्डर सोसाइटी ऑब्लिक जमींदारी एसोसिएशन। साथियों, ये जो सोसाइटी थी ये पहली राजनीतिक संस्था मानी जाती है। क्लियर? ये सबसे ज्यादा खास बिंदु है इसका। तो देखिए, परिचय में हमने लिखा पहली राजनीतिक पार्टी। नंबर सेकंड, ऑब्वियसली कोई सोसाइटी है तो गठन कब हुआ ये बताना पड़ेगा। 1838 कलकत्ता में हुआ था और इसका गठन किया था द्वारका नाथ टैगोर ने। अब देखिए, 3 पॉइंट बता दिए हमने। 3 मार्कर के हिसाब से पूरे नंबर आप अर्जित कर सकते हैं। यहां हमने क्या है ये भी बताया, कब गठित हुआ ये भी बताया और किसने गठित किया ये भी बताया। हर प्रकार की संस्था कोई भी आ जाए आपको यही करना है कि ये संस्था है क्या, ये संस्था स्थापित कब हुई, ये संस्था स्थापित किसने की, या यदि उसका कोई खास पर्पस हो तो वो भी बता दीजिए। खैर, और इस तरह से आप लिखेंगे पॉइंट्स विथ हेडिंग, तो आपको अनावश्यक थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा मैं बार बार कहता हूं, जब आप हेडिंग डाल देते हैं तो आपको बहुत संक्षेप में आगे की बात बतानी पड़ती है, अन्यथा पूरा सेंटेंस बनाना पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ए.ओ. ह्यूम। साथियों, आप सभी जानते हैं एल.एन. ऑक्टेवियम ह्यूम इनका पूरा नाम है। कांग्रेस की स्थापना इन्हीं ने की थी। ब्रिटिश सेवानिवृत्त अधिकारी थे, मतलब ब्रिटिश सेवा में विद्यमान थे, रिटायर हो गए थे और ऐसा माना जाता है कि डफरिन के कहने पर इन्होंने कांग्रेस की स्थापना कर दी थी। इन्हीं ए.ओ. ह्यूम को भारत में पक्षी विज्ञान का जनक भी कहते हैं। अब इतनी सारी बातों को 3 मार्कर में कैसे लिख सकते हैं जरा देखिएगा। तो एक ब्रिटिश कालीन प्रशासनिक अधिकारी व राजनीतिक सुधारक, पॉइंट नंबर 1, मतलब पहले पॉइंट में हमने बताया ये हैं क्या। नंबर सेकंड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ऑब्लिक जन्मदाता, चाहो तो ब्रैकेट में 1885 भी लिख देना, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। और मैं हर बार आपको याद दिलाता हूं कि यदि इतिहास के आप कोई फैक्ट लिख रहे हैं, उस फैक्ट से संबंधित यदि कोई तारीख है, कोई वर्ष है, कोई ईयर है, तो साइड में जरूर मेंशन कर दो। कोई सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं, केवल ब्रैकेट में लिख दो ईयर। इससे क्या होता है, नंबर ज्यादा मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा भारतीय पक्षी विज्ञान के पिता कहे जाते हैं। तो आप देखिए 3 पॉइंट्स में 3 इंफॉर्मेशन उनसे संबंधित हमने दे दी, पूरे नंबर मिल जाएंगे। हम मुद्दे से भी नहीं भटके। मुद्दा था ए.ओ. ह्यूम, पहले में बताया थे क्या, दूसरे में बताया क्या खास काम किया और तीसरे में बताया क्या कहा जाता है। क्लियर? तो यहां देखिए हमारा पैटर्न थोड़ा अलग हो गया। यहां हमने पॉइंट्स विद हेडिंग नहीं किया, सिंपल पॉइंट्स में आंसर लिख दिए। क्लियर? आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, सुरक्षा प्राचीर का सिद्धांत। देखिए, कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो उसको लेकर अलग अलग मत रखने वाले विचारक विद्वान थे। कुछ का मानना था कि कांग्रेस की स्थापना अच्छे कॉज के लिए हुई है, भारत के लिए भलाई की बात है। कुछ का मानना था नहीं नहीं, इसमें भी अंग्रेजों की भलाई छुपी हुई है। क्यों? क्योंकि स्थापना एक अंग्रेज ने की थी, ए.ओ. ह्यूम ने, जो कि ब्रिटिश सेवानिवृत्त अधिकारी था। तो उसी विरोध के क्रम में एक और विरोध हुआ था सुरक्षा प्राचीर के सिद्धांत के रूप में, जो लाला लाजपत राय जी ने किया था। यहां लाला लाजपत राय जी ने बताया था कि कांग्रेस जो है ना, वो अंग्रेजों के लिए एक सुरक्षा प्राचीर का काम करने वाली है, एक सेफ्टी वॉल्व का काम करने वाली है। उनसे पूछा कैसे? बोले देखो 1857 की क्रांति हुई। बोले हाँ। बोले वो क्यों हुई? बोले वो इसलिए हुई क्योंकि भारतीय जनमानस में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा पनप रहा था बहुत लंबे समय से, और एक घटना ऐसी हुई कि वो गुस्सा बाहर आ गया। तो अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भविष्य में कभी इस तरह का कोई लंबा पनप रहा गुस्सा दोबारा बाहर आए,
और अंग्रेज चाहते थे कि भारतीय जनमानस के मन में यदि कोई गुस्सा है, कोई असंतोष है, तो इसके बारे में हमें समय समय पर पता चलता रहे। और वो समय समय पर पता चलते रहने के लिए ही उन्होंने अपने ही लोगों से एक राजनीतिक संस्था स्थापित करवा दी, मतलब कांग्रेस। और उसमें ऐसे लोगों को रखा, वो ऊपर से तो भारतीय थे पर अंदर से अंग्रेजों के प्रति फेवर रखते थे। बोले ठीक है, तो बोले ये संस्था स्थापित करवा दी। अब भारतीय जन समुदाय को कोई भी दिक्कत होगी अंग्रेजों से, वो कांग्रेस के पास जाएगी कि भैया जाओ अंग्रेजों से हमारे बिहाफ में बात करो। तो इस चक्कर में कांग्रेस के माध्यम से हमें पता चलता रहेगा भारतीय जनमानस में क्या गुस्सा पनप रहा है। ऐसा अंग्रेजों का मानना था और इसलिए उन्होंने कांग्रेस की स्थापना करवाई थी। यह कहा लाला लाजपत राय ने सुरक्षा प्राचीर का सिद्धांत। तो कांग्रेस एक तरह से क्या कर रही है, अंग्रेजों के लिए सुरक्षा प्राचीर का काम कर रही है। जो गुस्सा जनमानस में पनप रहा था, सालों तक पनप के एक आंदोलन का रूप ले सकता था, वो अब कभी पनपेगा नहीं। हर गुस्से, हर जिज्ञासा, हर मांग की बात अंग्रेजों तक पहुंच जाएगी कांग्रेस के थ्रू, नंबर वन। नंबर सेकेंड, जब कोई गुस्सा आएगा तो कांग्रेस वाले लोग जनता को आश्वासन दे देंगे, हाँ हाँ हम कराते हैं, तुम्हारी मांग पूरी करवाते हैं, रुक जाओ। तो वो गुस्सा कहीं ना कहीं ठंडा हो जाएगा, अंग्रेजों के खिलाफ कभी निकल ही नहीं पाएगा, जिसे 1857 क्रांति में निकला था। ये सारे पॉइंट्स बताए लाला लाजपत राय ने और कांग्रेस की स्थापना को अंग्रेजों के दिमाग की उपज बताया। क्लियर? तो अब देखिए इस सारी बात को 3 पॉइंट में हम कैसे लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1, प्रतिपादक। लाला लाजपत राय थे प्रतिपादक। इन्होंने यंग इंडिया नाम के अपने पत्र में सर्वप्रथम इसका वर्णन किया था। नंबर 2, संबंध। इस सिद्धांत का संबंध किससे है? कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य से, कि इसका उद्देश्य अच्छा था कि बुरा था, यह तय करने वाला यह सिद्धांत है। मत क्या दिया इसमें? इन्होंने मत दिया कि कांग्रेस की आलोचना करी और गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज उसे बताया। क्लियर? और बाकी पूरी स्टोरी मैंने आपको समझाई दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह एक आया तड़ित चालक का सिद्धांत। अब जो दूसरा मत रखने वाले लोग थे, जिनका यह कहना था कि नहीं कांग्रेस की स्थापना तो भारतीयों के कल्याण के लिए हुई है, अंग्रेजों के कल्याण के लिए नहीं हुई है, उनमें से एक व्यक्ति जिनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने तड़ित चालक का सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा कि देखो भाई, जैसे तड़ित चालक होता है ना, इमारत के ऊपर एक लगा हुआ होता है यंत्र, वो क्या करता है, जब भी बिजली गिरती है तो वो यंत्र अपने ऊपर ले लेता है वो बिजली और बिल्डिंग की रक्षा कर देता है। उसी तरह हम भारतीयों ने एक दिमाग का काम किया, हमने कांग्रेस की स्थापना करवाई एओ ह्यूम से। एओ ह्यूम को मैंने एक अंग्रेज आदमी, तो जब भी कांग्रेस अंग्रेजों का विरोध करेगी और अंग्रेजों की बिजली मतलब गुस्सा कांग्रेस के ऊपर निकलेगा, तो एओ ह्यूम नाम की छड़ी उस गुस्से को अपने ऊपर ले लेगी। मतलब अंग्रेज कभी भी कांग्रेस को खत्म नहीं करेंगे या कांग्रेस के खिलाफ कुछ बड़ा कदम नहीं उठाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका संस्थापक एक अंग्रेज ही है। तो कहीं ना कहीं एओ ह्यूम उस सारे गुस्से को अपने ऊपर ले लेगा और कांग्रेस की रक्षा हो जाएगी। इस तरह का भी एक सिद्धांत दिया जिसे हम कहते हैं तड़ित चालक का सिद्धांत। अब इन बातों को 3 मार्कर के हिसाब से बिल्कुल संक्षेप में कैसे देख सकते हैं, देखिएगा। प्रतिपादक थे गोपाल कृष्ण गोखले, इसका संबंध किससे है? कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य को लेकर है, सेम पॉइंट। तीसरा मत, इन्होंने मत क्या दिया? कांग्रेस की स्थापना का समर्थन किया। क्लियर? अब आप पूरी स्टोरी तो लिख नहीं सकते, तो बस आप संक्षेप में ये लिख दो कि भाई इन्होंने समर्थन किया और इन्होंने विरोध किया। क्लियर? गोपाल कृष्ण गोखले व्यक्ति विशेष पर भी 3 मार्कर आ सकता है और आया हुआ भी है। क्लियर है? तो गोपाल कृष्ण गोखले पर यदि अब फिर से कुछ आ जाए तो आप क्या लिख सकते हैं? तो भाई कोई भी व्यक्ति के बारे में पहला पॉइंट हम हमेशा यही बताते हैं कि भाई ये कौन थे, इनका योगदान क्या था, है ना। पहला पॉइंट या पहला परिचय वाला बिंदु तो वही होता है। तो ये कांग्रेस के उदारवादी नेता थे, पॉइंट नंबर 1। कांग्रेस में 2 धड़े थे, उदारवादी और उग्रवादी, तो ये उदारवादी थे। इन्हें गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। ऐसा माना जाता है महात्मा गांधी जब भारत आए अफ्रीका से, तो इनके कहने पर ही उन्होंने 1 वर्ष तक पहले पूरे भारत का भ्रमण किया, भारत की मनोदशा को समझा, उसके 1 साल बाद राजनीति में पदार्पण किया, इसलिए इन्हें गांधी जी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। नंबर 2, इन्होंने क्या किया? 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करी। एक ऐसी संगठन, एक ऐसी संस्था जो भारत के प्रमुख संस्थाओं को प्रशिक्षण देगी, ऐसे संस्थाओं को प्रशिक्षण देगी जो अंग्रेजों के खिलाफ या राष्ट्रीय आंदोलन को संचालित कर रहे हैं। ठीक। नंबर 3, नेशन नामक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। तो 3 बातें बता दी। पहले पॉइंट में बताया ये हैं कौन, दूसरे में बताया इन्होंने कौन सी संस्था स्थापित करी और तीसरे में बताया इन्होंने कौन सी पत्रिका चलाई। सारे पॉइंट्स हो गए, अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। अगला देखिए उदारवादी कांग्रेस। जैसा मैंने कहा कांग्रेस के 2 धड़े थे, उग्रवादी उदारवादी। अब कभी इन पे लिखने को आ गया तो आप क्या लिखेंगे? आप सभी जानते हैं कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में। 85 से लेकर जो शुरू के 20 वर्ष थे, उस दौरान कांग्रेस में जो बुजुर्ग नेता थे, जो बड़े लीडर थे, जो सीनियर लीडर थे, उनका दबदबा था, यूथ ज्यादा जुड़ा हुआ नहीं था। क्लियर? तो इन बुजुर्गों का यह मानना था
कि हम लोग अभी इस चीज के लिए तैयार नहीं है कि अंग्रेजों की खिलाफत करें या धरना दें या प्रदर्शन करें या उनसे कोई प्रतिरोध करें। अतः हमें यदि अंग्रेजों से कोई भी बात मनवानी है तो हमें रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, निवेदन करना पड़ेगा, याचना करनी पड़ेगी, इस तरह से हम अपनी बात मनवा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग उदारवादिता का बिहेवियर करते थे, इसलिए ये कहलाए उदारवादी। क्लियर। तो शुरू के 20 साल इन लोगों का दबदबा था, मतलब 1885 से 1905 तक। इस टाइम पीरियड को उदारवादी कांग्रेस का टाइम ही कहा जाता है। प्रमुख नेता कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। इस तरह के नेता प्रमुख थे। अब इन सबको हम 3 मार्कर में कैसे लिखेंगे? देखिएगा, परिचय बताएंगे सबसे पहले। कांग्रेस के प्रारंभिक 20 वर्ष ब्रैकेट में 1885 से 1905। कार्य क्या किया इन्होंने? ज्ञापन, अनुमोदन आदि के माध्यम से अंग्रेजों से मांग पूरी करवाई। नेता कौन थे? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब ऐसे तो बहुत नेता थे, 4-5 नाम बता दो जितना आपकी कॉपी में आ जाए। चलिए, उग्रवादी कांग्रेस, इसका अपोजिट कर दो। आप सभी जानते हो 1905 तक तो ये उदारवादियों का दौर चला। फिर 1905 के बाद क्या हुआ? कुछ अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम ऐसे हो गए कि उन्होंने भारत के यूथ को थोड़ा सा मोटिवेट किया, प्रेरित किया और हिंसा, क्रांति, इस सब के लिए आगे बढ़ने के लिए उत्साहित किया। इसके अलावा ये जो उदारवादी लोग अपने तरीकों से अंग्रेजों से मांग रखवा रहे थे, ये उतनी ज्यादा पूरी हो नहीं पा रही थी, तो इनसे भी वो लोग निराश थे। क्लियर। और इसके अलावा लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन तो कर ही दिया था 1905 में। तो इस सब के कारण कांग्रेस में ही जो एक यूथ वर्ग था उसके अंदर एक गुस्सा, एक उग्रता पनपी। इसके बाद उन्होंने जिस तरह के रास्ते को अपनाया, जिसमें वो हिंसा करना पसंद कर रहे थे, अंग्रेजों पे दबाव बनाना पसंद कर रहे थे, तो उसे कहा गया उदार उग्रवादी कांग्रेस। ये 1905 के बाद की कांग्रेस थी, उसका एक हिस्सा था, पूरी कांग्रेस नहीं थी। अब इस सबको 3 मार्कर में कैसे लिखेंगे? देखिएगा, परिचय 1905 से 1915 तक का कांग्रेसी युग। ठीक। उद्भव, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, कौमा, कर्जन की नीति, जैसा मैंने कहा बंगाल विभाजन, कौमा, आंदोलन, जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे, और चौथा उदारवादियों की असफलता। इस सब ने इनको उत्पन्न किया, इनके उद्भव का ये लोग कारण बने। नेता कौन थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, ये प्रमुख नेता थे उग्रवादियों में। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, बंगाल विभाजन। साथियों, आप सभी जानते हैं कि जब राष्ट्रवादी आंदोलन भारत में प्रसारित हो रहा था 19वीं शताब्दी में, तो उसका मुख्य केंद्र जो है वो बंगाल था। रीजन साफ है, लोग संपन्न थे, पढ़े लिखे थे और विरोध करना समझ रहे थे, अपनी असंतोष को अभिव्यक्त करना सीख चुके थे। यही कारण है कि सारे आंदोलनों की जन्मस्थली कौन थी? लगभग बंगाल और उसके आसपास के क्षेत्र थे। तो अंग्रेजों ने सोचा कि इस बंगाल को पहले तो तोड़ो यार, क्योंकि ये लोग इस तरह से एकजुट रहे तो हमारे खिलाफ आंदोलन करते रहेंगे। तो उसी उद्देश्य से बंगाल को उन्होंने तोड़ा, धर्म के आधार पर। ठीक। नाम हालांकि दिया कि भाई हम प्रशासनिक सुविधा के आधार पर तोड़ रहे हैं, पर तोड़ा था धर्म के आधार पर। किसने तोड़ा था? लॉर्ड कर्जन ने 1905 में। यह था बंगाल विभाजन। अब इस पूरी बात को हम 3 मार्कर में कैसे लिख सकते हैं? देखिएगा, राष्ट्रीय भावना का सर्वाधिक प्रसार बंगाल में होने के कारण, देखो पहले मैंने रीजन बताया कि राष्ट्रीय भावना का सर्वाधिक प्रसार बंगाल में होने के कारण 16 अक्टूबर 1905 को डेट भी बताई, गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने सांप्रदायिक आधार पर किया बंगाल का विभाजन। क्लियर। तो किसने किया? लॉर्ड कर्जन। कब किया? 16 अक्टूबर 1905। किस आधार पर किया? सांप्रदायिक विभाजन। और क्यों किया? क्योंकि आंदोलन का केंद्र बिंदु बंगाल था। क्लियर। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। संजीवनी, जब बंगाल विभाजन हुआ तो हर व्यक्ति अपने तरह से विरोध कर रहा था अंग्रेजों का। हर व्यक्ति अपने तरह से समाज को दोबारा एकजुट करने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि यह मंशा केवल एक भौगोलिक क्षेत्र को बांटने की नहीं थी, अपितु समाज को बांटने की थी बंगाल विभाजन। संजीवनी उसी प्रयास का एक और हिस्सा था, जहां कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी इस पत्रिका के माध्यम से बंगाल विभाजन के विरोध के दौरान विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का सर्वप्रथम विचार प्रस्तुत किया। कृष्ण कुमार मित्र ने ही कहा कि हम क्या करते हैं, हम ये जो अंग्रेजों के प्रोडक्ट यूज करते हैं, मतलब विदेशी प्रोडक्ट, चलो इसका बहिष्कार करते हैं और हम हर प्रोडक्ट अपना पैदा करते हैं, हम स्वदेशी को बढ़ावा देते हैं। तो जब अंग्रेजों की भारत में कमाई ही नहीं होगी, वो अपना प्रोडक्ट बेच ही नहीं पाएंगे, तो वो क्यों टिकेंगे यहाँ पर, अपने आप चले जाएंगे। तो विदेशी का बहिष्कार करना और स्वदेशी को बढ़ावा देना, ये वाला विचार सबसे पहले यदि किसी पत्रिका में आया तो वो संजीवनी पत्रिका थी कृष्ण कुमार मित्र की। अब देखो इसको हमने लिखा कैसे कि कृष्ण कुमार मित्र की पत्रिका, जिसमें बंगाल विभाजन विरोध के दौरान विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो, इस सब का सर्वप्रथम विचार आया। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली दरबार। आप सभी जानते हैं जॉर्ज पंचम और मेरी जो महारानी थी, ये भारत आते हैं, ब्रिटेन के। भारत आए तो यहां पर एक दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ कि महाराज और रानी आए हैं, चलो आयोजन करते हैं। जब आयोजन हुआ तो उन्होंने देखा कि बंगाल विभाजन जो हुआ वो सही नहीं हुआ, इसे रद्द किया जाना चाहिए। तो वो लोग बंगाल विभाजन रद्द कर देते हैं।
बंगाल का पुनर्गठन करवा देते हैं, दूसरे नए राज्यों का गठन करवा देते हैं। और इसके अलावा एक और घोषणा करते हैं कि अब जो देश की राजधानी है, जो अभी तक बंगाल मतलब कलकत्ता थी, अब वो नहीं रहेगी और दिल्ली हो जाएगी। तो दिल्ली तब बनी थी राजधानी देश की। ये सारे फिर फैसले लिए। तो दिल्ली दरबार ये था। किस तरह से हम इसे 3 मार्कर में लिखेंगे देखिएगा। ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम व महारानी मेरी के भारत आगमन पर, कब हुआ ये बता दिया, इनके आगमन पर 12 दिसंबर 1911, ब्रैकेट में मैंने नाम भी लिखा है वायसराय लॉर्ड हार्डिंग, आयोजित हुआ। अब देखो पूर्ण विराम करके मैंने क्या एक लिखा, निर्णय डैश, मतलब इस दरबार में क्या क्या निर्णय लिए गए। बंगाल विभाजन रद्द, पूर्ण विराम। दिल्ली को राजधानी, पूर्ण विराम। बंगाल का पुनर्गठन, क्योंकि लॉर्ड कर्जन का कहना था कि यार बंगाल बहुत बड़ा है, हम इतने बड़े राज्य को नहीं संभाल सकते, अतः हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। बट लोगों ने आरोप लगाया नहीं, आपने सांप्रदायिक आधार पर किया है। तो जॉर्ज पंचम ने कहा कि ठीक है, बंगाल से छोटे छोटे दूसरे राज्यों का गठन कर दो, छोटे छोटे राज्य बना दो, बिहार बना दो, उड़ीसा बना दो, ताकि जो गवर्नर जनरल का कहना है कि इतना बड़ा राज्य नहीं संभल रहा, उसकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और अब नए तरह से विभाजन करो ताकि सांप्रदायिक आधार पर विभाजन का जो कलंक लगा है वो मिट जाए। ठीक, तो ये 3 फैसले लिए। बंगाल विभाजन को पहले तो रद्द किया, बंगाल का पुनर्गठन हुआ, दूसरे राज्य निकाल दिए उसमें से, उसे छोटा कर दिया, पर इस बार सांप्रदायिक आधार पर नहीं किया, और दिल्ली को राजधानी बना दिया। ठीक, तो आप देखिए पूरी फ्रेमिंग में हमने सारी बातें बता दी। दिल्ली दरबार कब आयोजित हुआ, क्यों हुआ, तो जॉर्ज पंचम आए थे इसलिए हुआ, 1912 में हुआ, लॉर्ड हार्डिंग टाइम पीरियड में हुआ, और ये फैसले लिए गए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्वदेशी बांधव समिति, देखिए इसमें क्या किया गया, बंगाल विभाजन के विरोध के दौरान की ही ये बात है। इसमें अश्विनी कुमार दत्त ने ग्रामीण विवादों को सुलझाने के लिए इस समिति का गठन किया कि देखो तुम्हारे जो ग्रामीण मसले हैं तुम बैठ के सॉल्व कर लो, बैठ के सुलझा लो, अंग्रेजों तक मत पहुंचाओ, उन्हें मौका न मिले तुम्हारे आपसी मसलों के माध्यम से तुम्हें फूट डालने का, अतः अपने ग्रामीण मसलों को खुद सॉल्व करो। इसलिए उन्होंने स्वदेशी बांधव समिति का गठन करवाया। बंगाल विभाजन के विरोध के दौरान की ये बात है। खैर, अहरार आंदोलन क्या आंदोलन है, इसका प्रचलन करते थे बंगाल के राष्ट्रवादी मुसलमान। और देखिए ब्रैकेट में मैंने ईयर भी लिख दिया, 1906 की बात है, मतलब बंगाल विभाजन के बाद की बात है। इसका नेतृत्व कर रहे थे मौलाना मोहम्मद अली और हकीम अजमल खां। इसका उद्देश्य यह था कि मुसलमान जो है उसको ये समझाना कि भैया तू ना अंग्रेजों की तरफ मत जा, तू कांग्रेस की तरफ आ, तू अंग्रेजों का विरोध कर, तू अंग्रेजों का पक्षकार मत बन। क्लियर, तो देखो वही आया, मुस्लिम समुदाय को राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल किया जाना इसका मुख्य उद्देश्य था। चलिए अगला, ये अखिल भारतीय मुस्लिम लीग 1906 में गठित हुई साथियों। सलीमुल्लाह के इसमें बड़ा रोल था और आगा खां को इसका पहला अध्यक्ष बनाया था, और इसका मुख्यालय जो है वो लखनऊ को रखा गया था। पर्पस क्या था, मुसलमानों को चाहिए था सांप्रदायिक मतलब धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचन, मतलब हमारा चुनावी क्षेत्र अलग होगा, हमारे जो लोग होंगे मतलब मुस्लिम समुदाय के लोग, उनके बीच में मुस्लिम कैंडिडेट ही चुनाव में खड़े होंगे, मुस्लिमों को मुस्लिम ही वोट डालेंगे, जो जीतेगा वो भी मुस्लिम होगा, मतलब पूरी चुनावी प्रक्रिया बाकी समुदाय से अलग कर दो हमारी। क्लियर, इसी को पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन कहते हैं, आप सभी जानते हैं। तो अब देखिए इन सारी बातों को हम 3 मार्कर में कैसे लिखेंगे। गठन हुआ 30 दिसंबर 1906 ढाका नवाब सलीमुल्लाह द्वारा। उद्देश्य क्या था, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन, अलग से निर्वाचन की व्यवस्था करो कि मुस्लिम समुदाय में से ही सारे कैंडिडेट खड़े होंगे, ABCD। तो जो कैंडिडेट होंगे वो भी मुसलमान होंगे, सारे वोटर जो होंगे वो भी मुसलमान होंगे, उन कैंडिडेट में से जो जीत के आएगा वो भी मुसलमान होगा। क्लियर, प्रथम अध्यक्ष थे आगा खां और मुख्यालय था लखनऊ। चलिए अगला, लखनऊ समझौता या लखनऊ पैक्ट, आप सभी जानते हैं मुस्लिम लीग और कांग्रेस अलग अलग भग रही थी। मुस्लिम लीग चाह रही थी हमें अलग देश मिल जाए, अलग ये मिल जाए, अलग वो मिल जाए। कांग्रेस का ये कहना था भैया अभी एक साथ होके लड़ लो, अंग्रेजों को यहां से बाहर भगा दो, फिर आपस में बांटते रहेंगे अपन। ठीक, तो ओवरऑल मुस्लिम लीग और कांग्रेस को एक साथ लाना पर्पस था। लखनऊ में अधिवेशन हुआ 1916 में, इसमें 19 सूत्रीय प्रोग्राम एक तैयार हुआ जिसपे दोनों की सहमति बनी। देखिएगा जरा, लखनऊ अधिवेशन मतलब ब्रैकेट में 1916, उसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग का 19 सूत्री समझौता, ये जो लखनऊ पैक्ट है ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग का 19 सूत्री समझौता है जो लखनऊ अधिवेशन में संपन्न हुआ था। अब देखिए पूर्ण विराम करके मैंने लिख दिया बिंदु, मतलब इस 19 सूत्री समझौते में खास बिंदु क्या थे। पहला, जो गवर्नर जनरल होता है जो हर कभी बीटो लगा देता है, उसकी बीटो की शक्ति का निषेध करना।
इस पे दोनों एकमत हुए कि हम इसकी वीटो खत्म करवाएंगे, अंग्रेजों से मांग करेंगे। दूसरा, पूर्ण स्वराज की मांग, भारत को पूरी तरह आजादी दिलवाएंगे, डोमिनियन स्टेटस नहीं, दोनों इस बात पे भी सहमत हुए। और तीसरा बिंदु सबसे खास, मुस्लिमों में पृथक निर्वाचन। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस से इस बात पे सहमति मांगी कि आप मुसलमानों के लिए जो पृथक निर्वाचन की बात है इसको स्वीकार आप भी करो, और कांग्रेस ने कर भी लिया था। ठीक है, ताकि मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ मिलकर अंग्रेजों का सामना करे और आगामी जो कांग्रेस के आंदोलन आने वाले थे उन आगामी आंदोलनों में मुस्लिम भी बढ़ चढ़कर भाग लें। इस सब पर्पस के कारण इनने इनकी इन मांगों को भी स्वीकार कर लिया था, जो कांग्रेस की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल भी मानी जाती है। तो देखिए 3 मार्कर में हमने इसको लिख दिया। लखनऊ अधिवेशन जो हुआ 1916, उसमें एक 19 सूत्री कार्यक्रम आया, वही था लखनऊ पैक्ट, और उसके कुछ खास बिंदु भी बता दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ अधिवेशन, अब देखिए लखनऊ पैक्ट जब आए तो आपने क्या बताया, एक 19 सूत्री कार्यक्रम है जो कि लखनऊ अधिवेशन में स्वीकार हुआ, जिसके ये बिंदु हैं। तो केंद्र में क्या था, समझौते की बातें आपने बताई। अब पलट के यदि पूछ लिया कि अधिवेशन पे लिखो तो क्या बताओगे, परिचय। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक संयुक्त अधिवेशन था। दूसरा, अध्यक्षता किसने करी थी, अंबिका चरण मजूमदार ब्रैकेट में कांग्रेस की तरफ से ये अध्यक्षता कर रहे थे, व मोहम्मद अली जिन्ना ब्रैकेट में मुस्लिम लीग उनकी तरफ से ये कर रहे थे। परिणाम क्या हुआ, इनके बीच एक 19 सूत्री समझौता हुआ। तो यहां यदि अधिवेशन पूछें तो आप अलग तरह से प्रेजेंट करेंगे, समझौते पे प्रश्न जाता है, लखनऊ पैक्ट पे तो आप अलग तरह से करेंगे। क्लियर है, तो मैंने दोनों ही 3 मार्कर आपके सामने रख दिए। चलिए अगला, होम रूल आंदोलन। देखिए भारत में ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश हुकूमत रहे, पर भारतीय जो लोग हैं वो संवैधानिक तरीके से अपना शासन चलाएं, मतलब ब्रिटिश हुकूमत के अधीन रहते हुए हमें अपनी सरकार चलाने की आजादी दे दो। ये था संक्षेप में होम रूल आंदोलन। आप सभी जानते हैं आयरलैंड से प्रेरित था। एनी बेसेंट ने इसका स्वरूप तैयार किया था और बाल गंगाधर तिलक के माध्यम से उन्होंने इसे संचालित करवाया था। तो शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने की थी, स्वरूप एनी बेसेंट ने तैयार किया था। भारत में ब्रिटिश क्राउन के अधीन रहते हुए हम शासन कर सकें, ये इसमें हम मांग कर रहे थे। देखिएगा, शुरुआत 1916 बाल गंगाधर तिलक ब्रैकेट में आयरलैंड से प्रेरित। सर्वप्रथम संकल्पना किसने तैयार करी, एनी बेसेंट ने। उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश क्राउन के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन। क्लियर, ये 3 पॉइंट्स हमने बता दिए। कोई चीज कब शुरू हुई, किसने तैयार करी और उसमें था क्या, सारी बातें बता दी। आगे बढ़ते हैं। एनी बेसेंट पे 3 मार्क कर दिया जाए तो क्या करेंगे। साथियों, एक आयरिश महिला थी, भारतीयों की स्वतंत्रता के लिए सक्रिय एक आयरिश महिला, ये परिचय दे दिया उनका। अब स्वतंत्रता के लिए सक्रिय थी तो कुछ काम भी किए होंगे। होम रूल आंदोलन, जैसा अभी हमने बताया 1916। इसके अलावा कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी 1917 में, और साथियों इन्होंने कॉमन व्हील और न्यू इंडिया नामक पत्रिका भी लिखी थी, तैयार की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य विहीन उष्णकाल। अब देखिए हो ये रहा था कि जब होम रूल आंदोलन अपने चरम पे था तो अंग्रेजों ने कहा कि देखो तुम होम रूल आंदोलन बंद करो, तुम्हारी जो मांग है वो हम पूरी कर लेंगे। बोले पक्का, बोले हाँ पक्का। बोले कब करोगे, बोले जो हमारा भारत शासन अधिनियम 1919 आ रहा ना, उसमें हम ये प्रावधान डाल देंगे कि भारतीयों को होम रूल का अधिकार दो, अतः यह आंदोलन बंद कर दो। इनने कर दिया भैया, किसने, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने। पर जब 1919 का अधिनियम आया तो उसमें भारतीयों के लिए जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए, इसलिए 1919 के अधिनियम को सूर्य विहीन उष्णकाल कहा, मतलब ऐसा उष्णकाल जिसमें सूरज ही नहीं। देखिए बाल गंगाधर तिलक ने भारत शासन अधिनियम 1919 को होम रूल संबंधित आश्वासन के उल्लंघन के कारण कहा। तीनों बातें बता दी, किसने कहा, किसको कहा और क्यों कहा। मैं आपसे बार बार कहता हूं किसी भी कथन में इसी तरह के बिंदुओं पर आपको ध्यान देना है कि वो किसने कहा है, किसके लिए कहा है और क्यों कहा है। ये तीनों बातें यहां स्पष्ट कर दी। चापेकर बंधु, साथियों 2 भाई थे, दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर। ये दोनों महाराष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय थे क्रांतिकारी गतिविधियों के दौरान, और महाराष्ट्र में सर्वप्रथम क्रांतिकारी गतिविधि ही इन्हीं ने शुरू की थी, और महाराष्ट्र ही वो क्षेत्र था जहां भारत में क्रांतिकारी गतिविधि शुरू हुई थी। इन दोनों ने जो प्लेग कमिश्नर था रैंड और उसका सहयोग एयरस्ट, उसकी हत्या की थी। इसके अलावा इन्होंने व्यायाम संस्था की स्थापना की थी और उसके बाद इन्हें फांसी दे दी गई थी इस हत्या के मामले में। तो चापेकर बंधु कौन थे, पहला बिंदु आएगा महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के दो क्रांतिकारी भाई, ब्रैकेट में भाइयों के नाम लिख दिए। दूसरे में ऑब्वियसली हम ये बताएंगे इनने काम क्या किया, तो भैया हत्या करी किसी की और व्यायाम संस्था बनाई। और फिर तीसरे में बताया कि इन्हें फांसी हो गई थी। चलिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि महाराष्ट्र में ही भारत संबंधित प्रथम क्रांतिकारी गतिविधि शुरू हुई थी और वो इन्हीं ने की थी, यही वाली। क्लियर। अगला, गदर पार्टी। साथियों 3 मार्कर में आएगा, कोई पार्टी है तो ऑब्वियसली पहला प्रश्न बनेगा कि इसकी स्थापना कब, कहां या किसके द्वारा हुई। तो 1 नवंबर 1913 में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने इसकी स्थापना की थी और अध्यक्ष बनाया था सोहन सिंह को। तो स्थापना देख ली, अध्यक्ष देख लिया। अब कोई संस्था बनी है तो उसका कोई काम होगा, कोई पर्पस होगा। इसका पर्पस था भारत के बाहर जो क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी उसका एक माहौल बनाना, उसे कंटिन्यूटी देना। चलिए, मैडम भीकाजी कामा, साथियों भारतीय क्रांतिकारी की माता कहा जाता है, ठीक। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि देश के बाहर पहली बार तिरंगा जो है वो इन्हीं ने फहराया था। देखिएगा, भारतीय क्रांति की माता, ठीक, जिन्होंने 1907 में समाजवादी सम्मेलन में, ब्रैकेट में स्टुअर्ट गार्ड में, पहली बार भारतीय तिरंगा फहराया। क्लियर, सीधा लिखेंगे। अगला, कामागाटा मारो। आप सभी जानते हैं एक जापानी जहाज था, गुरुदत्त सिंह नाम के एक व्यक्ति थे। वो उस जहाज को किराए पे लेते हैं और वो जाते हैं कहां? कनाडा। बट कनाडा में जब तक वो पहुंचते हैं तब एक नियम आ जाता है कि भाई जो भारतीय हैं वो प्रवेश नहीं कर सकते, जो डायरेक्टली हमारी तरफ आ रहे हैं। अब उन्हें प्रवेश नहीं मिलता तो बहुत ज्यादा विवाद हो जाता। फिर भारत में एक समिति गठित होती है इस बात के लिए, इस मांग को रखने के लिए कि वहां उन्हें प्रवेश मिल जाए। उसे बोलते हैं शोर समिति, आप सभी जानते हैं, तटीय समिति भी कहते हैं। और फिर उन्हें वहां प्रवेश नहीं मिलता। ब्रिटेन की जो सरकार थी भारत में, वो उन्हें वापस बुला लेती है और यहाँ पे फिर यहाँ के लोकल पुलिस वालों से उनका झड़प हो जाता है और उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। ये पूरा प्रकरण आपने पढ़ा हुआ है, मैं यहाँ पढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं क्विक रिवीजन कराने आया हूँ। जैसा आप जानते हैं ये है क्विक रिवीजन, बट इन सारी बातों को 3 मार्कर के हिसाब से संक्षेप में कैसे लिखेंगे, पॉइंट बनाने जैसा कुछ था नहीं, तो हमने पैराग्राफ फॉर्म में ही इसको लिखने की कोशिश करी। कामागाटा मारो, जापानी जहाज, सबसे पहले बताया था क्या? जापानी जहाज जिसे लेकर गुरुदत्त सिंह 1914 में 376 यात्रियों के साथ वैंकूवर के लिए रवाना हुए, भारतीयों के प्रवेश पर प्रतिबंध होने से विवाद व शोर समिति का गठन, सब बता दिया। जापानी जहाज है, गुरुदत्त सिंह 376 यात्रियों को लेकर वैंकूवर रवाना हुए, भारतीयों के प्रवेश पर वहां प्रतिबंध लगा और शोर समिति का गठन हुआ। क्लियर, ये सारी बातें आप लिख देंगे। चलिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन एक संस्था है, चंद्रशेखर आजाद ने स्थापित की थी, भगत सिंह वगैरह बाद में ज्वाइन कर गए थे और इन लोगों ने कई काम करे। सैंडर्स की हत्या करी, ठीक है, उसके बाद जो असेंबली में बम ब्लास्ट हुआ था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, वो भी इन्होंने किया। तो अब इस सबको हम 3 मार्कर के हिसाब से कैसे लिखेंगे जरा देखिएगा। स्थापना 10 सितंबर 1928, फिरोज शाह कोटला, ब्रैकेट में दिल्ली, ठीक। दूसरा, संस्थापक चंद्रशेखर आजाद, सदस्य भगत सिंह, भगवती चरण बोरा, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु। फिर मैं क्या बोलता हूं बार बार, आपके पास स्पेस कम पड़ जाए तो 1-2 नाम ही बता दो, सब मत बताओ, केवल अध्यक्ष का बता दो। कार्य क्या किया? सैंडर्स की हत्या करी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकवाया था, आपको पता है। फिर उसके बाद भगत सिंह अरेस्ट हो गए थे और फिर उन्हें बाद में फांसी हो गई थी। चलिए अगला, चटगांव आर्मरी रेड, बहुत इंपॉर्टेंट साथियों। चटगांव मतलब पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र। वहां पे एक व्यक्ति थे मास्टर दा कहते थे, सूर्यसेन नाम था उनका। उन्होंने एक आर्मी बनाई, उस आर्मी के माध्यम से उन्होंने जो ब्रिटिश शस्त्रागार था उस पर अटैक कर दिया, उस पर हमला कर दिया। उसी को बोलते हैं चटगांव आर्मरी रेड। क्लियर। उसके बाद उन्हें फांसी दे दी गई थी। अब इस सब बात को 3 मार्कर में कैसे लिखेंगे देखिएगा। अप्रैल 1930 में, इतिहास में ईयर का महत्व है इसलिए ईयर मेंशन किया। अप्रैल 1930 में बंगाल में, कहां हुआ ये बताओ? बंगाल में सूर्यसेन ब्रैकेट में मास्टर द्वारा इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कर चटगांव के ब्रिटिश शस्त्रागार पर हमला। सहायता इनकी की थी प्रीति लता वालेकर और कल्पना दत्त ने। क्लियर। बाद में फांसी हो जाती है और इनमें से एक महिला जो है वो आत्महत्या कर लेती है। ये थे साथियों कुछ जरूरी 3 मार्कर, क्रांतिकारी घटनाक्रम वाले दौर से संबंधित और कांग्रेस, बंगाल विभाजन, इस सब से संबंधित। आशा करता हूं कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। संक्षेप में आपका एक क्विक रिवीजन हो गया होगा।
अगले लेक्चर में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ कुछ और 3 मार्कर लेके। बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सांसद मरुस्थल से भी जल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं सुनील श्रुति। स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। 3 मार्कर की अपनी श्रृंखला को एक पैदान और आगे बढ़ाने के लिए हम उपस्थित हो गए हैं। 1915 मतलब महात्मा गांधी के भारत आगमन से 1929 मतलब लाहौर अधिवेशन तक हम ये सेक्शन आज कवर कराने वाले हैं। कुल 27 3 मार्कर आपके लिए लेके आए हैं, जिसके अंतर्गत हर डायमेंशन से आ सकने वाले क्वेश्चंस को कवर किया गया है। साथ में मॉडल आंसर आपके सामने रखे जाएंगे और उससे संबंधित टॉपिक को, उससे संबंधित थ्योरी को बिल्कुल संक्षेप में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। पढ़ाना उद्देश्य नहीं है, मैं बार बार स्पष्ट करता हूं। संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण के माध्यम से आपका क्विक रिवीजन कराना है। तो मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूं कि चीज क्या है और आपके सामने आंसर रख देता हूं। शुरुआत करते हैं आज के 27 3 मार्कर की। देखिएगा, पहला 3 मार्कर, टॉलस्टॉय फर्म। महात्मा गांधी तो 1915 में भारत आए, पर उसके पहले भी उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम कर चुके थे अफ्रीका में, तो उन्हें हम कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं। टॉलस्टॉय फर्म 1910 में उन्होंने जोहान्सबर्ग में स्थापित किया था। उद्देश्य था वहां रह रहे भारतीयों को रोजगार उपलब्ध कराना। अब इन सारी बातों को 3 मार्कर में कैसे लिखेंगे जरा देखिएगा। भारतीयों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1910 में जोहान्सबर्ग में गांधी द्वारा स्थापित। अब इसमें कोई पॉइंट नहीं, कोई पॉइंट विथ हेडिंग नहीं, हम इन चीजों को नॉर्मल पैराग्राफ फॉर्म में लिख सकते थे, तो लिख दिया कि भाई 1910 में स्थापित किया महात्मा गांधी ने, जोहान्सबर्ग में किया। उद्देश्य था वहां रह रहे भारतीयों को रोजगार उपलब्ध करवाना। क्लियर? तो जहां पॉइंट्स बनाने की जरूरत नहीं है वहां अनावश्यक पॉइंट भी नहीं बनाना है। यदि पैराग्राफ फॉर्म में, थ्योरी फॉर्म में सीधा सीधा आंसर लिखा जा सकता है तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। मेरे सत्य के साथ प्रयोग। हम सभी जानते हैं कि गांधी जी की कई सारी रचनाओं में से एक रचना है जिसे गांधी जी की आत्मकथा भी माना जाता है। 1919 तक के उनके जीवन की जानकारी इसमें है। देखिएगा, गांधी की आत्मकथा जिसमें 1919 तक के जीवन चरित्र का वर्णन है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी की किताबें व समाचार पत्रिकाएं। गांधी की लेखनी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो पूरी लेखनी कम से कम 3 से 4 नाम हमें पता होने चाहिए, सीधे क्वेश्चन आ सकता है। तो गांधी की किताबें और समाचार पत्रिकाओं के नाम आप सीक्वेंस में लिख दें। हिंद स्वराज, मेरे सपनों का भारत, नवजीवन, हरिजन और नव इंडिया, ये सारी लेखनी है महात्मा गांधी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंद स्वराज, अब उन लेखनी में से जो खास लेखनी है उस पर 3 मार्कर आ सकता है। तो हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने 1909 में अफ्रीका में जब उन्हें जेल में बंद कर दिया था उस दौरान उन्होंने लिखी थी। तो सीधे बताएंगे भाई महात्मा गांधी की है, जो उन्होंने अफ्रीकी जेल में कारावास के दौरान 1909 में लिखी थी। आगे बढ़ते हैं। भर्ती वाला सार्जेंट। साथियों, महात्मा गांधी को ही आलोचना के क्रम में भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया था। क्यों कहा गया था? जब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो महात्मा गांधी ने भारतीय सैनिकों से और भारतीय समाज से आग्रह किया कि हमें ब्रिटेन का, ब्रिटिश सरकार का सहारा बनना चाहिए, उन्हें मदद करनी चाहिए प्रथम विश्व युद्ध में। क्यों? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में यदि हम इनकी मदद करेंगे, हमारे सैनिक इनकी तरफ से लड़ेंगे और यदि ये विश्व युद्ध जीत जाते हैं तो इनके मन में हमारे प्रति एक करुणा पैदा होगी, कृतज्ञता पैदा होगी, उसके बाद शायद ये हमें आजाद कर दें, इनका हृदय परिवर्तित हो जाएगा। जनता ने इनके इस अपील के बाद इनकी आलोचना की और कहा कि आप तो सार्जेंट की तरह बिहेव कर रहे हो जो सेना में भर्ती करवाने का काम करता है, तो भर्ती वाला सार्जेंट कहा गया। देखिएगा इसको कैसे लिखेंगे। गांधी की आलोचना में प्रदत्त नाम, कारण क्या है? प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने की भारतीयों से अपील के कारण। सीधे लिखेंगे, कोई पॉइंट नहीं, कुछ नहीं, सीधे पैराग्राफ फॉर्म में इस तरह का आंसर लिख देंगे। बिल्कुल संक्षेप में बताना है कि किसको नाम दिया गया, क्यों दिया गया। क्लियर? उसी तरह केसरे हिंद। अब भारतीय समाज तो गांधी जी की आलोचना कर रहा था, अंग्रेज लोग गांधी जी को उपाधि दे रहे थे, रीजन साफ है, वही वाला। तो देखिएगा, अंग्रेजों द्वारा गांधी को दी गई उपाधि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के लिए भारतीयों से अपील किए जाने के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह। आप सभी जानते हैं महात्मा गांधी जैसे ही भारत आए अफ्रीका से 1915 में, तो उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी के कहने पर उन्होंने लगभग 1 वर्षों तक तो भारत का भ्रमण किया, उसके बाद सक्रिय राजनीति में शुरुआत की थी। तो उसी क्रम में जो आरंभिक उन्होंने आंदोलन किए, सत्याग्रह किए, उनमें से पहला था चंपारण।
चंपारण, उसके बाद खेड़ा और फिर अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन आप सभी जानते हैं। तो चंपारण में कभी 3 मार्कर आ जाए तो आप क्या लिखेंगे? पहले तो बताइए कहां हुआ, कब हुआ और गांधी के लिए खास क्यों था। दूसरा बताइए कौन कौन गांधी के सहयोगी थे इसमें, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तीसरा बताइए क्यों हुआ था, परिणाम क्या हुआ। देखिएगा, परिचय 1917 बिहार गांधी का पहला सत्याग्रह। अब देखिए हर चीज के लिए सेंटेंस नहीं बनाना है कि 1917 में हुआ, बिहार में हुआ, ठीक इतना सब नहीं। 1917 कौमा बिहार गांधी का पहला सत्याग्रह, ये मेंशन करना जरूरी है। सहयोगी राजेंद्र प्रसाद, जेवी कृपलानी, महादेव देसाई, अनुग्रह नारायण सिंह। मैं बार बार कहता हूं कि यदि आपको जगह कम लग रही हो तो एक आध नाम आप कम लिख दो भाई, हर नाम बताना जरूरी नहीं होता, दो दो तीन तीन बता दो काम हो जाएगा। अच्छा, कारण क्या था? तिनकठिया व्यवस्था। तिनकठिया मतलब नील की कृषि के लिए किसानों को बाध्य करना। जो प्रत्येक 20 कट्ठे होते थे जमीन के, उन प्रत्येक 20 में से 3 पे उन्हें नील की खेती करनी है, इस तरह की बाध्यता उनके ऊपर थी। नुकसान हो रहा था, भूमि बंजर हो रही थी, आवक कुछ हो नहीं रही थी। इस सब के विरोध में वो आंदोलन करना चाह रहे थे, तो गांधी उनके नेतृत्व में आए। तिनकठिया व्यवस्था नील कृषि वाला मामला था, उसके विरोध में परिणाम क्या हुआ? व्यवस्था समाप्त कर दी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सब बता दिया हमने, परिचय बता दिया, कब हुआ, कहां हुआ और गांधी का पहला था ये भी बता दिया। इसके अलावा किन किन ने सहयोग दिया और कारण क्या था, साथ में परिणाम क्या हुआ, सारे डायमेंशन कवर कर दिए। कोशिश करना है संक्षेप में लिखना है। जैसा मैंने कहा, आपको यदि कंटेंट ज्यादा लग रहा हो तो आप बाकी की चीजें थोड़ा सा हटा सकते हैं। इतने नाम ना बता के कोई 2 नाम बता दो। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तिनकठिया व्यवस्था, अब वो जो व्यवस्था थी उस पर 3 मार्क आ सकता है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि चंपारण मतलब बिहार में प्रत्येक 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पर नील की खेती करने के लिए किसानों को बाध्य करना, यह था तिनकठिया व्यवस्था। तिनकठिया नाम उसी से बना, तिन मतलब 3, कठिया मतलब कट्ठे, 20 में से 3 कट्ठे। देखिएगा क्या लिखा, कृषकों को उनकी भूमि के प्रत्येक 20 कट्ठे में से 3 पर नील की खेती करने की अनिवार्यता। परिणाम इस सब का क्या हुआ? 1917 में गांधी का चंपारण आंदोलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजकुमार शुक्ल, ये नाम एमपीपीएससी में आ चुका है। कौन थे राजकुमार शुक्ल? चंपारण में जो तिनकठिया व्यवस्था के खिलाफ चंपारण आंदोलन गांधी ने किया, पहला सत्याग्रह गांधी ने किया, उसमें गांधी को आमंत्रित इन्हीं ने किया था। देखिएगा इनके बारे में, चंपारण बिहार के निवासी जिनके अनुरोध पर महात्मा गांधी ने नील कृषकों की समस्या निदान हेतु चंपारण आकर सत्याग्रह किया। चाहो तो ब्रैकेट में लिख देना 1917। क्लियर? जैसा मैं बार बार कहता हूं कि इतिहास की कोई घटना है, कोई गतिविधि है, उससे संबंधित यदि कोई वर्ष आपको पता है तो ब्रैकेट में जरूर लिखें। उसके लिए सेंटेंस मत बनाइए अलग से, बस ब्रैकेट में लिख दीजिए, नंबर मिल जाएंगे अच्छे खासे। खैर, तो कौन थे? चंपारण के निवासी थे, गांधी को आमंत्रित किया, गांधी ने कर दिया पहला सत्याग्रह। चलिए आगे बढ़ते हैं। खेड़ा आंदोलन। अब खेड़ा आंदोलन हो गया, इसमें भी किसानों के ऊपर अत्यधिक लगान आरोपित किया जा रहा था, इसलिए हुआ। इस बार गांधी के सहयोगी थे विट्ठल भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक। परिणाम ऑब्वियसली गांधी की सफलता। यह गांधी का पहला वास्तविक सत्याग्रह था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि चंपारण में सत्याग्रह करने की नौबत नहीं आई थी, पहले ही उन्होंने उनकी मांग मान ली थी। यहां पर पहली बार सत्याग्रह किया था। तो 3 बातों को उसी पैटर्न में हमने लिखा। देखिएगा, परिचय 1918 गुजरात लगान विरोध में गांधी का पहला वास्तविक सत्याग्रह, पहला वास्तविक सत्याग्रह। देखिए उधर हमने लिखा था पहला सत्याग्रह, ठीक। दूसरा किन किन ने साथ दिया और तीसरा परिणाम क्या हुआ। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, सेम पैटर्न। परिचय भाई 1918, ईयर बता दो। क्या था मामला? प्लेग बोनस पर रोक का विरोध। साथियों, प्लेग नाम की बीमारी फैल गई थी, तो जो मिल मालिक हैं वो अपने मजदूरों को प्लेग बीमारी से निपटने के लिए सैलरी के अलावा अतिरिक्त बोनस भी देते थे। पर जैसे ही प्लेग बीमारी खत्म हुई, उन्होंने बोनस देना बंद कर दिया, स्वाभाविक सी बात है। पर मजदूरों का यह कहना था कि भाई जो आप बोनस दे रहे हो ये कंटिन्यू रखो। उन्होंने कहा क्यों रखें? उन्होंने कहा इसलिए रखो क्योंकि मार्केट में हर वस्तु की कीमत बढ़ चुकी है, महंगाई आ चुकी है, हमारा प्लेग नाम की बीमारी खत्म हो गई है पर वस्तुओं की कीमत तो बढ़ गई है। रीजन था प्रथम विश्व युद्ध और भी कई घटना। तो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, 10 तरह की चीजें चल रही थी, महंगाई बढ़ रही थी, तो इनका कहना था प्लेग बोनस बंद मत करो, कंटिन्यू रखो। ये सीधी सी मांग थी। गांधी जी को बुलाया भैया, तो गांधी जी ने प्रथम भूख हड़ताल करी। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, पहला वाला था चंपारण, गांधी जी का पहला सत्याग्रह। दूसरा था गांधी जी का वास्तविक सत्याग्रह और यह था गांधी जी की पहली भूख हड़ताल। चलिए
प्रमुख सहयोगी अनुसुईया बेन, जो मिल मालिक थे उन्हीं की बहन गांधी जी के सहयोग में थी, हम सभी जानते हैं। परिणाम हुआ बोनस में 35% वृद्धि, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, गांधी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत यही दिया था। हम सभी जानते हैं गांधी जी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत न्यासिता का सिद्धांत जिसे बोलते हैं, जिसमें वो मिल मालिकों से, स्वामित्वधारियों से ये निवेदन करते हैं कि भैया कृपया करके उन मजदूरों का, उन श्रमिकों का ख्याल रखो जिनकी बदौलत, जिनकी दम पे तुम्हारी कंपनी इतनी बड़ी बनी है। अतः कंपनी की संपत्ति पर जितना तुम्हारा अधिकार है उतना ही इनका भी है। अतः हृदय परिवर्तन करो और अपना एक हिस्सा रखने के बाद इनका भी सहयोग करो। तो जो संपत्ति उसके तुम मालिक नहीं हो, अपितु ट्रस्टी बन के रहो। इस तरह की बातें हम पढ़ते हैं पेपर जो दूसरे होते हैं उनमें गांधी जी के बारे में, जहां उनके विचार हम देखते हैं। खैर, तो ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को गांधी ने यही दिया और बोनस में 35% की वृद्धि करवा दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉलेट एक्ट 1919 की बात है भैया। देखिए हुआ क्या, भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत बढ़ रही थी। ठीक पुराने लेक्चर में हमने देखा 2 चरणों में चला, प्रथम चरण, द्वितीय चरण। ठीक भारत के भी अलग अलग हिस्सों में चला। महाराष्ट्र से शुरुआत हुई थी, देश के बाहर भी क्रांतिकारी गतिविधियां हुई। क्लियर, हमने गदर पार्टी देखी, हमने लाला हरदयाल देखे, ये सब हमने देखा था, श्याम जी कृष्ण वर्मा देखे। तो इस सबसे अंग्रेज थोड़े विचलित हो गए थे। अंग्रेजों ने कहा ऐसा क्या करें कि जो क्रांतिकारी गतिविधियां इतनी चल रही हैं हमारे खिलाफ, ये बंद हो। तो अंग्रेजों ने कहा कि एक ना राजद्रोह का कानून ले आते हैं। बोले मतलब? बोले यदि कोई व्यक्ति ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ कुछ करता हुआ संदिग्ध भी पाया गया, मतलब उस पर यदि हमें संदेह भी हो गया, तो उसे गिरफ्त में ले लेंगे, कारावास में डाल देंगे। उसे अपने वकील के माध्यम से अपना पक्ष रखने की भी अनुमति नहीं होगी, उसे दलील करने की भी अनुमति नहीं होगी, और सीधे जेल में डाल देंगे। ऐसा कानून लिया है। और ये जो अनुशंसा है, ये जो रिकमेंडेशन है, सिडनी रॉलेट नाम के एक व्यक्ति थे, उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनी थी। उस समिति ने ये रिकमेंडेशन दिया था। इसलिए इस अधिनियम को कहते हैं रॉलेट एक्ट, क्योंकि सिडनी रॉलेट की समिति ने रिकमेंड किया था। क्लियर? तो देखिए क्या मसला है। पारित कब हुआ? एक्ट है तो पारित हुआ होगा कभी ना कभी। 18 मार्च 1919 ब्रैकेट में रॉलेट समिति की अनुशंसा। दूसरा उद्देश्य क्या था? भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकना। और एक्ट है तो कुछ प्रावधान भी होगा। प्रावधान क्या था? केवल संदेह के आधार पर बिना मुकदमा चलाए कैद या राजद्रोह, दैट्स इट। इसीलिए इसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून भी कहते थे। स्पष्ट हो गई होगी आपको पिक्चर कि क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकना था, तो जिस पे भी संदेह लग रहा है, जिस पे भी शक हो रहा है, सीधे उठा लाओ। इससे क्या होगा कि डर का माहौल पैदा होगा कि सरकार भैया किसी को भी उड़वा लेगी, अतः इनके खिलाफ कोई काम मत करो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल की बात है 1919 की। हो क्या रहा था? ये जो रॉलेट एक्ट आया, अब रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने बोला कि हम भैया आंदोलन करेंगे, बैठकें करेंगे। ठीक है भाई। तो गांधी जी जा रहे थे तो उन्हें पंजाब और इन क्षेत्रों में प्रवेश करने से रोक दिया अंग्रेजों ने। ठीक, फिर पंजाब के कुछ बड़े नेता थे, सैफुद्दीन किचलू थे, सत्यपाल थे, उन्हें अरेस्ट कर लिया अंग्रेजों ने, नजरबंद कर लिया पहले, सिर्फ इस शक पर कि कहीं तुम कोई गतिविधि ना करो अंग्रेजों के खिलाफ। अब उनकी गिरफ्तारी के विरोध में पंजाब के जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा चल रही थी, हम सभी जानते हैं। उस शांतिपूर्ण सभा के आयोजन के दौरान जनरल ओ डायर वहां पहुंचता है। उस सभा को वो असंवैधानिक, गैर कानूनी घोषित करता है और अपने सिपाहियों को गोली चलाने का आदेश दे देता है, बिना भीड़ को चेतावनी दिए आदेश दे देता है। और हम सभी जानते हैं कि 376 या 9 ब्रिटिश आंकड़ों के अनुसार और 1000 भारतीय आंकड़ों के अनुसार लोग शहीद हुए थे, मारे गए थे। इस पूरे प्रकरण को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। तो कहानी देखिए, 3 मार्कर कैसे लिखेंगे। 13 अप्रैल 1919 जनरल ओडायर द्वारा शांतिपूर्ण सभा पर बिना चेतावनी के गोली चलाए जाने का निर्देश, जिसमें 379 औपनिवेशिक आंकड़े, 1000 भारतीय आंकड़े, लोग मारे गए। क्लियर? तो ये सारी पिक्चर बिल्कुल संक्षेप में आप इस तरह से प्रेजेंट कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊधम सिंह। अब जलियांवाला बाग का जो हत्यारा था, इसकी पिक्चर इनके दिमाग में, इनके मस्तिष्क में उतर गई थी कि भैया इसको मारना। तो क्रांतिकारी नेता थे पंजाब के ऊधम सिंह जी। मार्च 1940 में इतने वर्षों का इंतजार किया, लंदन गए और डायर की गोली मारकर हत्या करी। ठीक, तो इतना सा संक्षेप में इनके बारे में हम लिख देंगे। चलिए, खिलाफत आंदोलन। साथियों, हुआ क्या? प्रथम विश्व युद्ध जब कंप्लीट हुआ, ब्रिटेन ने टर्की के ऊपर सेवरे की संधि थोप दी और वहां के जो खलीफा थे उनके अधिकार छीन लिए, टर्की का विभाजन कर दिया।
ठीक। अब खलीफा के अधिकार छीन लिए तो पूरे विश्व के, पूरे जगत के मुसलमान आहत हो गए, क्योंकि टर्की का खलीफा मतलब उनके धर्मगुरु, विश्व के सबसे बड़े गुरु उनके। तो इससे भारतीय मुसलमानों की भावनाएं भी आहत हुई। तो गांधी जी को लगा कि ये अच्छा अवसर है, भारतीय मुसलमान जो कांग्रेस से, राष्ट्रीय आंदोलन से दूर भाग रहा है, इसको अपने साथ जोड़ा जा सकता है। तो गांधी ने कहा कि हम तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करते हैं और तुम्हारे खलीफा के अधिकार के लिए अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करेंगे, जो था खिलाफत आंदोलन। क्लियर। बट फिर क्या हुआ, 1920 में गांधी का आया असहयोग आंदोलन, तो गांधी ने इस खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन में मर्ज कर दिया। क्लियर। और फिर मुस्तफा कमाल पाशा आ जाते हैं, उनका शासन स्थापित हो जाता है वहां पर, और वो खलीफा के पद को ही खत्म कर देते हैं। तो ये जो आंदोलन था इस तरह से समाप्त हो जाता है। क्लियर। दो रीजन होते हैं, एक तो असहयोग आंदोलन में उसका विलय हो गया, और दूसरा मुस्तफा कमाल पाशा ने पद को ही खत्म कर दिया खलीफा के, तो कोई बात ही नहीं है। ये पूरी कहानी खिलाफत आंदोलन 3 मार्कर, कारण तुर्की खलीफा के अधिकार समाप्ति, ब्रैकेट में लिखा है सेवरे की संधि, नेतृत्व मोहम्मद अली शौकत अली द्वारा 1919 में, परिणाम असहयोग आंदोलन में विलय। क्लियर। इस चक्कर में गांधी पे आरोप भी लगता है कि आपने खिलाफत को असहयोग आंदोलन में मिला के देश में सांप्रदायिकता को बढ़ाया, धर्म के आधार पर चीजों को बढ़ाया। खैर, जुलू वोयर, ये भी गांधी को उपाधि दी गई थी अंग्रेजों द्वारा। युद्ध में अंग्रेजों को उन्होंने चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराई थी। जुलू व वोयर के युद्ध में चिकित्सीय सहायता देने के उपरांत अंग्रेजों द्वारा गांधी को दी गई उपाधि। चलिए अगला, वरसाद आंदोलन। देखिए, असहयोग आंदोलन जब गांधी जी चला रहे थे, तो असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो या भारत छोड़ो आंदोलन हो, इन्हें हम अखिल राष्ट्रीय आंदोलन का दर्जा भी देते हैं। क्यों देते हैं भाई? क्योंकि इनका जो मूल भावना थी, इनका जो मूल सिद्धांत था, वो पूरे देश में अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से क्षेत्रीय नेताओं ने लागू किया था। मतलब असहयोग आंदोलन में जब गांधी ने कहा कि असहयोग की नीति अपनाना है अंग्रेजों के साथ, इनको किसी तरह का सहयोग नहीं देना है, तो हर क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रीय नेताओं ने अपने अपने स्तर पर असहयोग की नीति अपनाई। तो चूंकि एक सिद्धांत अखिल राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्रीय विविधता के हिसाब से समायोजित होकर लागू हो गया, तो विविधता में एकता आ गई और यह चीज अखिल राष्ट्रीय हो गई। क्लियर। तो उसी के क्रम में असहयोग जब लागू करना था, उसी के क्रम में वरसाद मतलब गुजरात में 1923 में चालू हुआ। असहयोग का ये एक क्षेत्रीय विस्तार था। मामला क्या था? यहां प्रत्येक वयस्क पर डाकुओं से सुरक्षा के लिए 2 रुपए और 7 आने का टैक्स लगाती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो अब यहां के नेताओं ने कहा कि वो जो गांधी जी कह रहे हैं ना, असहयोग, हम अपने क्षेत्र में असहयोग करेंगे, मतलब सहयोग नहीं देंगे। किस चीज में? इस टैक्स देने में। तो उन्होंने इस टैक्स की नीति के प्रति असहयोग की नीति अपनाई। इसी तरह अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नेता ने वहां के क्षेत्रीय कानून के प्रति असहयोग की नीति अपनाई। इस तरह गांधी का जो सिद्धांत है, यह अखिल राष्ट्रीय स्तर पर क्रियान्वित हो गया, क्षेत्रीय की परिस्थितियों के साथ समायोजित होकर। क्लियर। तो मामला क्या, देखिए 1923 गुजरात के वरसाड में। नंबर 2, असहयोग आंदोलन का एक क्षेत्रीय विस्तार था, यह मेंशन करना जरूरी है। और हुआ क्या इसमें? प्रत्येक वयस्क पर डाकुओं से रक्षा हेतु 2 रुपए 7 आने का कर लगाया जाता था। यह कारण था आंदोलन का, इसके विरोध में हुआ था। ठीक। अगला आइए, वायकुम सत्याग्रह। यह भी असहयोग का क्षेत्रीय विस्तार था, जैसा मैंने कहा। अब वायकुम क्षेत्र में वहां पर मंदिर प्रवेश को लेकर जो कानून बने थे, उनके प्रति असहयोग की नीति। मंदिर प्रवेश से संबंधित पहला आंदोलन था 1924-25 में चलाया गया था केरल के त्रावणकोर में। यह भी असहयोग का एक क्षेत्रीय विस्तार था। अगला देखें, अकाली आंदोलन, यह पंजाब क्षेत्र में चला था। असहयोग का क्षेत्रीय विस्तार, ब्रिटिश समर्थित जो भ्रष्ट महंत थे, उनके चुंगल से गुरुद्वारों को मुक्त कराना उद्देश्य था। क्लियर। अगला देखें, चोरा चोरी। साथियों, आप सभी जानते हैं असहयोग आंदोलन जब अपने चरम पर था, जब ऐसा लग रहा था कि आजादी कभी भी मिल सकती है, तब एक घटना होती है 4 फरवरी 1922 को, चोरा चोरी की घटना। एक भीड़ के द्वारा पुलिस थाने पर अटैक कर दिया जाता है, 22 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। गांधी को पता चलता है, गांधी सोचते साला हिंसा हो गई, हम तो अहिंसा की बात कर रहे थे, साधन साध्य दोनों पवित्र होने चाहिए, हमारा साधन अपवित्र हो गया, तो चलिए इसको वापस ले लेते हैं। गांधी ने वापस ले लिया आंदोलन। इस घटना के बाद कौन सा? असहयोग आंदोलन। 4 फरवरी को घटना हुई, 12 फरवरी को गांधी जी ने वापस ले लिया। अलग अलग लोग अलग अलग तरह से इसकी व्याख्या करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं गांधी ने सही किया, कुछ लोग बोलते हैं गांधी ने गलत किया। चलिए वो अलग चर्चा का विषय। फिलहाल इधर देखते हैं, 4 फरवरी 1922 को चोरा चोरी उत्तर प्रदेश में भीड़ द्वारा पुलिस थाने में आग लगाने से 22 पुलिसकर्मी की मृत्यु। ये हो गया प्रकरण। एक 1.5 लाइन में 2 लाइन मान लो आपकी। फिर नीचे लिख देंगे असहयोग आंदोलन की वापसी 12 फरवरी 1922, क्योंकि इसका परिणाम था, इससे जुड़ा हुआ था। क्लियर। आगे बढ़े, स्वराज पार्टी या स्वराज दल। देखिए
असहयोग आंदोलन जैसी वापस लिया गया, उसके बाद गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। क्यों? गांधी जी पे आक्षेप लगाती है ब्रिटिश हुकूमत की, जो कुछ भी हुआ उससे सबके जिम्मेदार तुम हो, क्योंकि तुमने नेतृत्व संभाला था पूरे देश में, तो कहीं भी कुछ हुआ तो जिम्मेदारी तुम्हारी, अकाउंटेबिलिटी तुम्हारी है, तो चलो जेल में चलो। गांधी जी जेल चले जाते हैं। अब जो कांग्रेस है उसका मेन नेता जेल में है, तो उस वो जो है वो लक्ष्य विहीन हो गई कि अब आगे क्या करें। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस में दो गुट बढ़ गए। एक गुट बोल रहा था कि हमें ना चुनावी राजनीति में उतरना चाहिए, केवल आंदोलन से कुछ नहीं होगा, इन्हें कहा गया परिवर्तनवादी गुट। और एक गुट ने कहा नहीं 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 नहीं, हम राजनीति में नहीं जाएंगे भैया, हम तो जो है आंदोलन ही करेंगे। मतलब बिल्कुल वैसे ही मसला जैसा अन्ना हजारे वाले मामले के बाद हुआ। अन्ना आंदोलन के बाद कुछ लोगों ने कहा कि पार्टी बना लेते हैं, तो पार्टी बन गई आम आदमी पार्टी। कुछ ने कहा नहीं नहीं भाई राजनीति में नहीं उतरेंगे, तो वो लोग अलग हो गए थे। तो ऐसे ही कुछ वहां हुआ। तो ये जो लोग थे परिवर्तनवादी, ये कहलाए स्वराज पार्टी। 1923 की बात है। इसमें प्रमुख नेता थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। देखिएगा इसके बारे में, कांग्रेस का परिवर्तनवादी गुट, ब्रैकेट में देखें, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी भी से कहा गया। चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू द्वारा 1923 में स्थापना, चुनाव में भाग लेकर सक्रिय राजनीति करना, ये इनका मूल एजेंडा था। तो आप देखिए मैंने तीनों बातें बता दी। कांग्रेस का एक परिवर्तनवादी गुट था, नाम भी ब्रैकेट में बता दिया, कांग्रेस खिलाफत पार्टी। दूसरे में नाम बता दिए किन किन नेताओं ने इसकी स्थापना करी और कब करी, 1923। और तीसरे में बता दिए इनका मेन एजेंडा क्या था, तो चुनाव में भाग लेकर राजनीतिक सक्रियता। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। गांधी दास समझौता। अब गांधी जी जेल से छूट के बाहर आते हैं। अब चित्तरंजन दास और गांधी की भी समझौता होता है, जिसमें गांधी जी इस बात पे एग्री हो जाते हैं कि ठीक है, ये जो कांग्रेस का एक गुट है जो चुनाव लड़ना चाह रहा है, इसको हम अलाउ कर देते हैं। क्यों? यदि नहीं करते तो कांग्रेस पार्टी टूट जाती। उस सबसे रिलेटेड था। तो देखिएगा, कोई समझौता है तो ऑब्वियसली दिनांक बतानी पड़ेगी। दिनांक नवंबर 1924। उद्देश्य क्या था? स्वराजियों व कांग्रेसियों में समन्वय। कांग्रेसी मतलब जो परिवर्तन विरोधी थे, स्वराजी मतलब जो परिवर्तन चाह रहे थे, उनमें समन्वय। स्वीकृति, बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन में इस चीज को स्वीकृति दी गई। परिणाम हुआ स्वराजियों को चुनावी राजनीति की स्वतंत्रता, और कहा कि भैया तुम पार्टी में हो जाओ, अलग पार्टी मत बनाओ यार, तुमने तो पार्टी बना ली, बताओ कांग्रेस खिलाफत पार्टी, ये मत करो, आ जाओ चुनाव तो तुम लड़ना, आंदोलन हम करेंगे। इस तरह से हिस्साबाटी हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन, देखिए 1919 में भारत सरकार अधिनियम आया, उससे पहले 1909 में आया था। अलग अलग टाइम पे ब्रिटिश हुकूमत अलग अलग अधिनियम लाती थी, एक्ट लाती थी, आपको पता है। और हर एक्ट में वो ये देखती थी कि यार पिछले एक्ट में क्या कमी रह गई, उसकी पहले रिसर्च करती थी, अगले एक्ट में कुछ सुधार के साथ अगला एक्ट लाती थी, ताकि भारत पे शासन किया जा सके। तो 1919 में जो एक्ट आया था उसकी वो जांच करना चाह रही थी कि इसके परिणाम कैसे रहे, अच्छे रहे, बुरे रहे, कुछ संशोधन करके फिर हम अगला कानून लाएंगे। ठीक, तो उसकी जांच करने के लिए साइमन कमीशन भारत आता है, साइमन की अध्यक्षता में। क्लियर? जब वो भारत आता है तो भारत के लोग उसका विरोध करते हैं, आप सभी जानते हैं, क्योंकि उस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था। इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। और जब इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट वहां जमा करी थी ब्रिटेन में, उन रिपोर्ट के आधार पर ही गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था। तो इसका संबंध गोलमेज सम्मेलन से भी है। अब इस सबको कैसे लिखेंगे देखिएगा। उद्देश्य, भारत शासन अधिनियम 1919 की जांच करना, नंबर सेकेंड। गठन हुआ नवंबर 1927 में, जॉन साइमन अध्यक्षता में 7 सदस्यीय था, अन्य नाम था व्हाइट मैन कमीशन। परिणाम हुआ गोलमेज सम्मेलन का आयोजन। क्लियर? तो क्यों आया, किसकी अध्यक्षता में आया, क्या परिणाम हुआ? तो परिणाम हुआ गोलमेज सम्मेलन का आयोजन। अगला है नेहरू समिति। अब जब साइमन कमीशन भारत आया, उसमें एक भी भारतीय नहीं था, तो भारतीयों द्वारा विरोध हुआ। अब विरोध हुआ तो जो भारत सचिव था, वर्किंग हेड, वो नाराज हो गया। उन्होंने कहा साला तुम्हें बहुत तेज चाहिए कि हमें हर चीज में शामिल करो, तो जाओ मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं कि तुम अपनी दम पर खुद के देश का एक संविधान बना के बताओ, और ऐसी चीज बना के बताओ जिसमें तुम सब सहमत हो जाओ, क्योंकि उन्हें मालूम था कि इतने बटे हुए हैं आपस में, किसी एक चीज पे सहमत नहीं हो सकते। तो वर्किंग हेड ने भारतीयों को चुनौती दी, उस चुनौती को एक्सेप्ट किया भारतीय लोगों ने, और एक समिति बनाई मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, जिसे कहते हैं नेहरू समिति। नेहरू समिति ने अपनी एक रिपोर्ट तैयार करी, जिसे कहा गया भारत का पहला लिखित औपचारिक संविधान, और प्रस्तुत किया कि देखो हमने बना दिया अपना एक संविधान। परंतु हुआ वही, उनकी उस रिपोर्ट मतलब उनकी उस लिखित संविधान पे भारतीय लोग ही सहमत नहीं थे। अंग्रेज लोग क्या होते, भारतीय लोग क्यों सहमत नहीं थे? क्योंकि उस रिपोर्ट में, उस संविधान में उन्होंने डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी। मतलब अंग्रेजों से कहा था कि हमें पूरी तरह आजाद मत करो, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत हमें हमारे देश में शासन करने का अधिकार दे दो, पूरी तरह आजादी हमें नहीं चाहिए। इस चीज का खुद भारतीयों ने भी विरोध किया। कालांतर में इनके ही पुत्र जवाहरलाल नेहरू और उसके बाद जो युवा नेता थे उस समय के, सुभाष चंद्र बोस, इन सब ने पूर्ण स्वराज का नारा दिया, अलग अलग अधिवेशन करे, अलग अलग
संगठन स्थापित कर लिए, ये सब हम आगे देखते हैं। तो देखिएगा, नेहरू समिति क्या है, परिचय 11 मई 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित 9 सदस्यीय समिति। एक तो परिचय ये हो गया। कार्य क्या किया इसने, नेहरू रिपोर्ट या पहला लिखित औपचारिक संविधान बनाया। परिणाम क्या हुआ, अस्वीकृति हो गई, ब्रैकेट में डोमिनियन स्टेटस की मांग। तो एक क्वेश्चन तो ये आएगा, नेहरू समिति सब बता दिया, कब गठित, काम क्या किया, परिणाम क्या हुआ, क्लियर। अगला देखें, नेहरू रिपोर्ट पे भी आ सकता है 3 मार्कर। तो वो जो नेहरू जो रिपोर्ट उन्होंने बनाई थी उस पे 3 मार्कर आए तो क्या लिखेंगे, वर्किंग हेड की चुनौती पश्चात नेहरू समिति ब्रैकेट में अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू द्वारा तैयार भारत का पहला लिखित औपचारिक संविधान ब्रैकेट में 1928, ईयर बकायदा मेंशन करना, डोमिनियन स्टेटस की मांग रखी गई। ठीक, ये सारी बातें कंप्लीट होंगी। चलिए आगे बढ़े। ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, वही जैसा मैंने बताया, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सत्यमूर्ति जैसे युवा राष्ट्रवादियों ने इसका गठन किया, मतलब स्थापना करता थे ये लोग। कब स्थापना की, नवंबर 1928 में। उद्देश्य क्या था, जो नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की लोग मांग कर रहे थे उसका विरोध करना। देख रहे हैं आप, गठन कब हुआ, कोई भी चीज है उसके गठन का वर्ष पूछा जाएगा, किसने गठन किया ये पूछा जाएगा, उद्देश्य होगा कुछ ना कुछ, तो उद्देश्य था नेहरू रिपोर्ट का विरोध करना। चलिए, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन साथियों 1929 में हुआ, बताने की जरूरत नहीं, लाहौर में ही हुआ नाम से दिख रहा है। अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। और इस अधिवेशन में, अब चूंकि अधिवेशन हुआ तो कुछ निर्णय लिए गए होंगे, तो निर्णय क्या थे, पहला तो इसके बाद इन्होंने पूर्ण स्वराज का नारा दिया, वो जो डोमिनियन स्टेटस था उसके विरोध में। नंबर 2, इसी अधिवेशन के माध्यम से गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन भविष्य में हम करेंगे, इस बात पे मोहर लगाई गई, स्वीकृति दी गई। देखिएगा, आयोजन दिसंबर 1929, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, कार्य क्या था, पूर्ण स्वराज का नारा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा। दैट्स इट, क्लियर। ये थे कुल 27 3 मार्कर 1915 से लेके 1929 के बीच तक। अगले सेक्शन में अगले टॉपिक के साथ कुछ 3 मार्कर के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। गति प्रबल पैरों में भरी तो क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा, जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक न मुझको विराम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। नमस्कार साथियों, मैं हूं सुनील श्रोती, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। 3 मार्कर से संबंधित श्रृंखला चलाई जा रही है, जैसा कि आप जानते हैं। आज हमारा आखिरी लेक्चर है मॉडर्न हिस्ट्री का। जी हां, 1930 से लेके पूरे मॉडर्न हिस्ट्री के एंड तक आज हम कंप्लीट कराने वाले हैं सारे 3 मार्कर विद मॉडल आंसर, विद शॉर्ट डिस्कशन, ताकि आपका क्विक रिवीजन हो सके। अपने इस ध्येय को पूरा करने क्रम में आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आइए मेरे साथ। पहला क्वेश्चन है दांडी यात्रा। साथियों, दांडी यात्रा के बारे में आप सभी जानते हैं। 12 मार्च 1930 महात्मा गांधी ने शुरू की। क्योंकि लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी के 11 सूत्री प्रस्तावों की उपेक्षा की थी, उनकी बातें नहीं सुनी थी, उनकी मांगों को उपेक्षित कर दिया था। 6 अप्रैल को पहुंचते हैं दांडी के तट पर, नमक कानून को उठा के सांकेतिक रूप से तोड़ते हैं। यह पूरा मसला था। इस सबको 3 मार्कर में कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा। कारण, गांधी की 11 सूत्री मांगों की उपेक्षा किया जाना। नंबर 2, शुरुआत कब हुई, 12 मार्च 1930 गांधी द्वारा साबरमती आश्रम से। उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था नमक कानून तोड़ना। समाप्त कब हुआ, 6 अप्रैल 1930 दांडी के तट पर पहुंचकर। आप देखिए पॉइंट्स पे हेडिंग चल रहा था, ज्यादा से ज्यादा फैक्ट दे सके, और ये वाला पॉइंट आधे लाइन में कंप्लीट हो गया, तो दूसरा पॉइंट हमने यही शुरू कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाल कुर्ती आंदोलन, जब भारत छोड़ो जब नमक कानून तोड़ो आंदोलन चल रहा था, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, उसी क्रम में अलग अलग क्षेत्रों में वहां के क्षेत्रीय नेताओं ने उसे अपने तरह से लागू किया। उसी क्रम में उत्तर पश्चिम भारत में एक प्रमुख नेता थे जिन्हें हम कहते हैं सीमांत गांधी, मतलब खान अब्दुल गफ्फार खां। उन्होंने सविनय अवज्ञा के सिद्धांतों को ही अपने तरह से लागू किया उत्तर पश्चिम भारत में। उसे लाल कुर्ती आंदोलन कहा गया, क्योंकि उनके जो सदस्य थे वो लाल कलर का कुर्ता पहनते थे, हम सभी जानते हैं। देखिएगा 3 मार्कर में कैसे लिख सकते हैं। परिचय, सविनय अवज्ञा का उत्तर पश्चिम क्षेत्र में क्षेत्रीय विस्तार। देखिए परिचय क्या लिख रहा हूं मैं, सविनय अवज्ञा जो आंदोलन चलाया था महात्मा गांधी ने, उसका उत्तर पश्चिम भारत में एक क्षेत्रीय विस्तार था ये। दूसरा, नेतृत्व किसने किया, खान अब्दुल गफ्फार खां ब्रैकेट में सीमांत गांधी। तीसरा, संगठन का था साथियों खुदाई खिदमतगार। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, आप सभी जानते हैं
भारत में जो सांप्रदायिक समस्याएं चल रही थी चुनाव को लेके, उसके निराकरण के लिए लंदन ब्रिटेन में एक आयोजन कराया गया गोलमेज सम्मेलन। जैसे कहा, कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें गांधी जी नहीं गए थे, मतलब कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ था। अब चूंकि कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी और महात्मा गांधी इतने बड़े लीडर, जब वो वहां नहीं पहुंचे तो कोई भी निर्णय लेना औचित्यपूर्ण नहीं था। अतः यह सम्मेलन असफल रूप से समाप्त हुआ। भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन को कहा कि भाई आपकी जिम्मेदारी है महात्मा गांधी को लेकर आना अगले गोलमेज सम्मेलन में। इसी क्रम में इरविन गांधी के पास जाते हैं और गांधी जी से समझौता करते हैं, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं, 5 मार्च 1931। उसके बारे में आगे देखेंगे, फिलहाल इसको देखें 3 मार्कर। आयोजन कब हुआ? नवंबर 1930 से 1931, सेंट जेम्स पैलेस लंदन। उद्देश्य क्या था? भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन की समस्या का निराकरण। परिणाम क्या हुआ? असफल समाप्त हुआ, गांधी इरविन समझौते की पृष्ठभूमि रखी गई। सारी बातें बता दी थी कि हिस्ट्री में यही गेम है कि अगला क्या इंसिडेंट हुआ उसके कारण अगला क्या खास इंसिडेंट हुआ ये बता दो, मजा आ जाएगा। तो अगला काम हुआ गांधी इरविन समझौता, इसी के कारण। तो यदि मेंशन कर देंगे तो अच्छा रहेगा। तो गांधी इरविन समझौते पे 3 मार्कर आ गया तो क्या लिखेंगे? 5 मार्च 1931 गांधी और इरविन के बीच हुआ। अब ये तो मेंशन करने की जरूरत नहीं क्योंकि क्वेश्चन में ही मेंशन है गांधी इरविन, क्लियर। बट उद्देश्य क्या था? गांधी जी को गोलमेज सम्मेलन में लाना। गांधी जी पहुंच भी गए थे, हम सभी जानते हैं। जरा देखिएगा, दिनांक 5 मार्च 1931, उपनाम इसका एक दूसरा नाम भी है दिल्ली समझौता। उद्देश्य क्या था? गांधी ऑब्लिक कांग्रेस को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल करवाना। इसको इस तरह से आप लिख देंगे। देखिए इसमें क्या क्या प्रावधान थे उस सब बताने पे आप मत पड़िएगा, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, यदि किसी संधि किसी समझौते के अंतर्गत प्रावधान यदि बहुत ज्यादा है तो उनको 3 मार्कर में लपेटने की कोशिश मत किया करो, बाकी की चीजें बता दिया करो, क्लियर है। आगे देखते हैं, कराची अधिवेशन। साथियों 1931 में हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे, हम सभी जानते हैं। कराची में हुआ था, नाम से समझ में आ रहा है। खास क्या था? इस सम्मेलन के माध्यम से, इस अधिवेशन के माध्यम से ही महात्मा गांधी को कांग्रेस ने पहली बात तो परमिशन दी कि जाइए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुई। नंबर 2, इन्होंने मौलिक अधिकार से संबंधित अपनी जो मांग रखनी है अंग्रेजों से, उस पर सहमति व्यक्त की कि हां हम मौलिक अधिकार से संबंधित अपनी मांगों को प्रबल करेंगे। इसी अधिवेशन में यह बात रखी गई। इन तीनों बातों को किस तरह लिखेंगे देखिएगा। पॉइंट नंबर 1, 29 मार्च 1931 को आयोजित हुआ। नंबर 2, अध्यक्षता की सरदार वल्लभ भाई पटेल। नंबर 3, प्रावधान क्या हुए इसमें, कार्य क्या हुए प्रमुख। मौलिक अधिकार की मांग, पूर्ण विराम। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हेतु गांधी अधिकृत कि आप जा सकते हैं। आप देखिए तीनों बातें बता दी, कब हुआ, किसकी अध्यक्षता में हुआ और काम क्या हुआ, प्रमुख काम। ये दोनों काम प्रमुख थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अब देखिए गांधी जी चले गए, तो एकमात्र सम्मेलन जिसमें गांधी जी या कांग्रेस की उपस्थिति दर्ज हुई वो था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। परंतु सांप्रदायिक निर्वाचन का जो मुद्दा वहां डिस्कस हो रहा था उसमें गांधी जी और अंबेडकर के बीच सहमति नहीं बनी, आप सभी जानते हैं। और गांधी जी असंतुष्ट होकर सम्मेलन को असफल रूप में ही समाप्त करवा के वापस लौटे आए। ये सब हम जानते हैं। कैसे लिखेंगे देखिएगा, आयोजन सितंबर 1931 से दिसंबर 1931, बर्मिंघम। गांधी जी शामिल। उद्देश्य क्या था? वही सांप्रदायिक निर्वाचन समस्या का निराकरण। परिणाम क्या हुआ? असफल समाप्त। पर जैसा मैंने कहा कि इसके बाद क्या हुई घटना खास, वो बता दो तो थोड़ा अच्छा लगता है। इसके बाद की प्रमुख घटना थी सांप्रदायिक पंचायत। जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल समाप्त हो गया तो जो मैकडॉनल्ड था उसने सांप्रदायिक पंचायत जारी कर दिया था। अपने हिसाब से भारत की सांप्रदायिक समस्या का निराकरण उसने कर दिया था। एक नया आदेश जारी कर दिया था 16 अगस्त 1932 को, जिसे कम्युनल रिवॉर्ड भी कहते हैं। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल समाप्त हुआ, इसी के कारण सांप्रदायिक पंचायत आया था। तो इसके परिणाम में आप कॉमा करके इसे भी लिख सकते हैं, अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। अब देखिए यदि सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल रिवॉर्ड आ गया तो क्या लिखेंगे? पहले तो डेट बताओ, दूसरा बताओ क्यों लाया गया था, तीसरा बताइए कौन लाया था। परिचय, 16 अगस्त 1932 रैमजे मैकडॉनल्ड लाया। चलिए उद्देश्य क्या था? सांप्रदायिक समस्या का निराकरण, वही उद्देश्य चल रहा है। परिणाम क्या हुआ? अब जब इन्होंने सांप्रदायिक समस्या का निराकरण किया इनके हिसाब से, तो उन्होंने भारत में कहीं ना कहीं दोबारा फूट डालो शासन करो की नीति अपनाई। इस बार फूट डालो शासन करो उन्होंने किया। हिंदू समाज में हिंदू और दलितों को अलग अलग स्थान दे दिया। दलितों को हिंदुओं से अलग मान के पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी थी। साथियों गांधी जी ने उनकी इस नीति को समझ लिया, इस चीज का विरोध किया, पर अंबेडकर जी सहमत थे कि ठीक है हम हिंदुओं से हमें अलग कर दो। गांधी जी अंबेडकर जी को समझाना चाह रहे थे, बात नहीं बन रही थी। फिर कुछ लोगों की मध्यस्थता के बाद गांधी अंबेडकर के बीच में समझौता हुआ, जिसे अपन बोलते हैं पूना समझौता।
तो जो पूना समझौता हुआ था वो सांप्रदायिक पंचाट का ही परिणाम था, उसके बाद ही हुआ था, हम जानते हैं, इसलिए मैंने यहां परिणाम में इसको मेंशन किया। तो यदि सांप्रदायिक पंचाट 3 मार्कर में आ गया तो 3 बातें बता देना, कब लाया, कौन लाया, दूसरा पर्पस क्या था, तीसरा परिणाम क्या हुआ, पूरे नंबर मिल जाएंगे। आगे देखिए, सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल रिवॉर्ड के प्रावधान क्या थे। देखिए इंपॉर्टेंट है ये कम्युनल रिवॉर्ड, इसलिए मैंने प्रावधान पे एक 3 मार्कर बना दिया। पहला प्रावधान था कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, एंग्लो भारतीयों को पृथक निर्वाचन दिया जाए, सेपरेट इलेक्टोरल जिसे अपन बोलते हैं। दूसरा, दलितों को हिंदू समाज से अलग मान लिया जाएगा, ठीक, उनके लिए पृथक निर्वाचन। और तीसरा, जो प्रांतीय विधानमंडल है उनकी संख्या बढ़ा दी जाएगी। ये 3 इन्होंने प्रावधान खास इसमें रखे। खैर, पर हम सभी जानते हैं गांधी जी समझ गए कि फूट डालो वाला मामला चल रहा है। उन्होंने अंबेडकर जी को कहा कि देखो भैया, हम दलितों को आरक्षण दे देंगे, ज्यादा सीटें दे देंगे, पर प्लीज हिंदू समाज से अलग मत हो। इस बात पर सहमति रखवाने के लिए इनके बीच समझौता हुआ, पूना समझौता या गांधी अंबेडकर समझौता। कब हुआ, किसके बीच हुआ, वो तो नाम से समझ में आ रहा है। प्रावधान क्या थे, ये इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, दिनांक 26 सितंबर 1932, वो आया था 16 अगस्त 1932 में, लगभग 1 महीने कुछ दिन बाद ये हो गया, ठीक। कारण था सांप्रदायिक पंचाट, उसी के विरोध में हुआ। प्रावधान क्या रहे, केंद्र और प्रांतीय विधानमंडल में दलितों को क्या दे देंगे, आरक्षण दे देंगे। क्लियर, सीटें बढ़ा दी थी, आरक्षण ज्यादा दे दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुक्ति दिवस या धन्यवाद दिवस, देखिए मामला क्या है। 3 सितंबर 1939 हम सभी जानते हैं कि जर्मनी ने पोलैंड पे बम फेंक दिया, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। उस शुरुआत के बाद ब्रिटेन ने क्या किया, भारत की सेनाओं को बिना भारतीय नेताओं से पूछे अपने युद्ध में शामिल कर लिया। इस बात का भारतीय नेताओं ने विरोध किया, खासकर कांग्रेस ने विरोध किया, और कांग्रेस ने अपनी 8 प्रांतों की सरकार से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा ऐसी सरकार में रहने का क्या मतलब जहां हमारे से सहमति के बिना सारे डिसीजन हो रहे हैं। इस्तीफा दे दिया। इस बात से खुश हुए 2 लोग, नंबर 1 मोहम्मद अली जिन्ना मतलब मुस्लिम लीग, और नंबर 2 BR अंबेडकर। और उन्होंने कांग्रेस के इस्तीफे दिए जाने के उपलक्ष्य में मुक्ति दिवस या धन्यवाद दिवस मनाया था। क्लियर, दिखेगा। दिनांक 22 दिसंबर 1939। आयोजक कौन थे, मुस्लिम लीग और BR अंबेडकर। कारण क्या था, कारण था कांग्रेस द्वारा 8 प्रांतों की सरकार से इस्तीफा। क्यों दिया वो सब मैंने बता दिया आपको, ठीक। अब वो सब हम नहीं लिख सकते हैं यहां, बस हमें इस चीज का कारण लिखना है। इस चीज का कारण है कांग्रेस द्वारा इस्तीफा। अब इस्तीफा क्यों दिया था वो नहीं बता सकते, क्योंकि आंसर बड़ा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिपुरी संकट क्या था, आप सभी जानते हैं, त्रिपुरी मतलब वर्तमान जबलपुर। क्या हुआ था, अधिवेशन होना था कांग्रेस का, अध्यक्ष के रूप में कौन चुना जाएगा, इसके लिए चुनाव हुआ। चुनाव में खड़े हुए सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के कैंडिडेट पट्टाभी सीतारमैया। हम सभी जानते हैं सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे, पट्टाभी सीतारमैया हार गए थे। गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया की हार को खुद की हार माना, अपने ईगो पे ले लिया। उन्होंने सुभाष जी को हर तरह के सहयोग से मना कर दिया। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस आहत हुए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी अगले अध्यक्ष बने थे। ये सब हम जानते हैं। इस पूरे मसले को कहा जाता है त्रिपुरी संकट। देखिएगा, 1939 कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन, अध्यक्ष चुनाव संबंधित विवाद, सुभाष चंद्र बोस गांधी उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया पर विजित, बोस का त्याग पत्र, राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। 3 बातें कट टू कट लिख देना। चलिए आगे बढ़िए। अगस्त प्रस्ताव, हम सभी जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध चालू हो चुका था, ब्रिटेन को हमारे सहयोग की जरूरत थी, तो उस सहयोग को प्राप्त करने के लिए समय समय पर अलग अलग प्रलोभन वो हमें दे रहे थे, अलग अलग प्रस्तावों के माध्यम से। उस समय लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त के महीने में एक प्रस्ताव भेजा, जिसे बोलते हैं अगस्त प्रस्ताव। क्या था इसमें, देखो भैया, तुम्हें ना संविधान बनाने की अनुमति दे देंगे, तुम अपना संविधान खुद बना लेना, और सुनो, बस तुम हमें मदद दे दो द्वितीय विश्व युद्ध में। ये पूरा मामला था। जरा देखिएगा, परिचय लिनलिथगो द्वारा अगस्त माह में प्रस्तुत किया गया। नंबर 2, उद्देश्य क्या था, संविधान सभा का गठन करवा देंगे, द्वितीय विश्व युद्ध में तुम हमारा साथ दे दो। ये 2 बातें थी। परिणाम क्या हुआ, कांग्रेस मुस्लिम लीग दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया। क्लियर है, हम सभी जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसके लिए कहा था, दरवाजे में जंग लगी कील के समान। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह, देखिए मामला ये हुआ, गांधी जी का कद 1940 आते आते कांग्रेस में कम होने लगा था। उनकी इच्छा के बिना हर तरह के डिसीजन लिए जाने लगे थे। क्लियर, अपनी लैंग्वेज में अपन कहें तो गांधी जी को हल्के में लिया जाने लगा था। फिर गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने देखा कि मामला बहुत बिगड़ रहा है। गांधी जी ने कांग्रेस से कहा कि देखो भाई, एक निर्णायक आंदोलन करना है क्या देश में मेरे नेतृत्व में। कांग्रेस इग्नोर मार रही थी, बोले रहने दो यार, नहीं करना कोई आंदोलन, ठीक। तो उस समय महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि हर मुद्दे पर अपनी एक अलग राय रखना, अपना एक अलग पक्ष रखना। तो उसी के क्रम में उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की थी, और इसी के बाद गांधी जी ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए एक स्टेटमेंट भी कहा था कि मैं देश की बालू से कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा।
यदि तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो। फिर कांग्रेस साथ देती है और गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन करते हैं। खैर, उस सब पे बाद में आएंगे, पर फिलहाल व्यक्तिगत सत्याग्रह मतलब क्या था? कांग्रेस से स्वयं को अलग दिखाते हुए गांधी जी ने खुद के लेवल पे शुरू किया था। उद्देश्य था वो जो अगस्त प्रस्ताव आया था उससे असहमति रखना। क्लियर? और इसमें प्रथम सत्याग्रही हम सभी जानते हैं बने थे विनोबा भावे और द्वितीय सत्याग्रही बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए देखते हैं। शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 गांधी द्वारा पवनार आश्रम। मैंने क्या बोला? कांग्रेस से अब वो अलग हट के खुद के लेवल पे कर रहा है। नंबर सेकंड, उद्देश्य क्या था? अगस्त प्रस्ताव का विरोध, उपनाम है इसका दिल्ली चलो आंदोलन। सत्याग्रही पहले थे विनोबा भावे और दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू। इसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। दिल्ली चलो आंदोलन कभी 3 मार्कर में आ गया तो आप क्या लिखेंगे? पॉइंट नंबर 1 व्यक्तिगत सत्याग्रह, ब्रैकेट में डेट लिख देना को कहते हैं। नंबर सेकंड, गांधी जी द्वारा अगस्त प्रस्ताव के विरोध में चलाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे स्टेटमेंट, मैं देश की बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, गांधी जी ने चुनौतीपूर्ण तरीके से कांग्रेस से कहा। और उसके बाद कांग्रेस सहमत हुई थी कि चलिए आपके नेतृत्व में एक बार फिर एक निर्णायक आंदोलन चलाते हैं, जिसे अपन भारत छोड़ो आंदोलन कहते हैं। देखिएगा, गांधी जी ने कांग्रेस को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किए जाने के लिए चुनौती के रूप में कहा। मैं आपको बार बार कहता हूं कि कोई भी स्टेटमेंट यदि आता है तो 3 बातें बताया करो, किसने कहा, किसके लिए कहा और किस रेफरेंस में कहा। गांधी जी ने कहा, कांग्रेस के लिए कहा और चुनौतीपूर्ण तरीके से कहा। चलिए आगे बढ़िए। उषा मेहता, हम सभी जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था तो सभी शीट्स के नेता जेल में बंद कर दिए गए थे। उस समय 2 पंक्ति के नेता थे, कुछ भूमिगत रहकर आंदोलन चला रहे थे, कुछ समानांतर सरकारें गठित कर रहे थे उस आंदोलन को संचालित करवाने के लिए। तो उसी क्रम में भूमिगत रहते हुए उषा मेहता जी ने रेडियो संचार के माध्यम से आंदोलन को ऊर्जा प्रदान की थी। उषा मेहता क्या लिखेंगे? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई में रेडियो प्रसारण का कार्य उषा मेहता जी ने किया था। चलिए, कप्तान मोहन सिंह, हम सभी जानते हैं जो आजाद हिंद फौज थी जिससे नाम संबद्ध हुआ था सुभाष चंद्र बोस जी का, उस आजाद हिंद फौज का सर्वप्रथम विचार यदि किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में आया तो वो थे कैप्टन मोहन सिंह। यही उसके गठनकर्ता भी थे और यही उसके पहले सेनापति भी थे। देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब आईएनए नाम से सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का गठन कर उसके पहले सेनापति बने। चलिए, लाल किला मुकदमा। साथियों, आजाद हिंद फौज के जो सेनापति जो सैनिक ब्रिटेन के खिलाफ मोर्चाबंदी किए हुए थे भारत के बाहर से, उन सभी पर ब्रिटेन ने भारत में जो मुकदमा चलाया राजद्रोह का कि तुम सत्ता के खिलाफ लड़ रहे थे, वो था लाल किला मुकदमा। हम सभी जानते हैं कि उन्हें फिर फांसी की सजा हो गई थी और उसके खिलाफ फिर एक हस्ताक्षर अभियान चलाया था, तो फांसी की सजा बदल दी गई थी जो कि आजीवन कारावास में तब्दील हो गई थी। तो लाल किला मुकदमा क्या है? आजाद हिंद फौज के जो अधिकारी थे, जो सैनिक थे, उन पे चला हुआ मुकदमा। देखिएगा, नवंबर 1945 आजाद हिंद फौज के अधिकारी ब्रैकेट में मेजर शाहनवाज खान, प्रेम सहगल, गुरुदयाल सिंह ढिल्लो पर ब्रिटिश हुकूमत का मुकदमा। ठीक, यदि जगह बच जाए तो पूर्ण विराम करके लिख देना। बचाव समिति थी भूलाभाई देसाई की, ठीक, इनको बचाने के लिए। सीआर प्लान राजगोपालाचारी जी का प्लान था, जुलाई में आया था। क्यों आया था? मुस्लिम लीग और कांग्रेस को एक करने के लिए लाया था। ठीक, तो मुस्लिम लीग को इन्होंने कहा कि देखो भाई, तुम्हें अलग पाकिस्तान चाहिए ना, ले लेना, पर एक शर्त है, अपन क्या करेंगे, अभी मिलजुल के अंग्रेजों से लड़ेंगे, उसके बाद जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं वहां वयस्क मताधिकार करा लेंगे। यदि वहां की जनता ने बोल दिया कि भाई हमें एक अलग देश चाहिए पाकिस्तान, तो दे देंगे, क्या दिक्कत है। तो इस तरह से कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए किया गया प्रयास था और इस तरह से सी राजगोपालाचारी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहीं ना कहीं भारत से अलग एक देश पाकिस्तान के होने की बात स्वीकार की थी। इसके माध्यम से देखिएगा, परिचय सी राजगोपालाचारी 10 जुलाई 1944 में प्रस्तुत। तो पहले में हमने बता दिया कि किसने लाया, कब लाया। दूसरा, उद्देश्य क्या था? कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच सहमति लाना उद्देश्य था। प्रावधान क्या था? मुस्लिम बहुल क्षेत्र में वयस्क मताधिकार पर पृथक पाकिस्तान दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? शुरू में मोहम्मद अली जिन्ना ने इस बात को मान लिया था, बाद में वो नकार गए थे। क्लियर? शाही नौसेना विद्रोह। साथियों, शाही नौसेना विद्रोह भारतीय नौसैनिकों के साथ जो भेदभावपूर्ण व्यवहार होता था अंग्रेजों का, उसके खिलाफ हुआ था। फिर क्या हुआ कि मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार पटेल जाते हैं, मध्यस्थता करते हैं और सैनिकों से कहते हैं कि देखो आत्मसमर्पण कर दो, क्योंकि कहीं ना कहीं सैनिक यदि सत्ता के विरुद्ध इस तरह का धरना देगा, इस तरह का आंदोलन करेगा, तो भविष्य के लिए गलत मैसेज जाएगा कि सत्ता पे जो भी है आपको सत्ता का सम्मान करना है, उस पद का सम्मान करना है। तो सेना इस तरह का कुछ करे तो शोभा नहीं देता। इस संदर्भ में उन्होंने आत्मसमर्पण करवाया था। देखिएगा, भारतीय नौसैनिकों से भेदभाव विरुद्ध बीसी दत्त द्वारा
18 फरवरी 1946 को मुंबई में तलवार प्रशिक्षु जहाज पर शुरू। ठीक, कहां हुआ था? तलवार नाम का एक प्रशिक्षु जहाज था, उसमें शुरू हो गया था। फिर सरदार पटेल और जिन्ना के मध्यस्थ से समाप्त हुआ। ठीक, तो डेट जरूर देखिएगा, हमने मेंशन करी 18 फरवरी 1946, आपको भी करना है। डेट का महत्व बार बार मैं बोलता हूं। अब देखिए, हम भारत के समक्ष आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटिश हुकूमत के सामने नहीं। यह स्टेटमेंट इन्हीं नौसैनिकों ने दिया था आत्मसमर्पण करते वक्त कि देखो, हम समर्पण उस सत्ता, उस गद्दी, उस संवैधानिक पद के लिए कर रहे हैं, जो लोग उस पे बैठे उनके लिए नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो देखिएगा 24 फरवरी 1946 को नौसैनिक विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण के क्रम में कहा। चलिए, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, देखिए हुआ ये, कैबिनेट मिशन आया, आप सभी जानते हैं 1946। कैबिनेट मिशन ने बोला कि देखो, एक संविधान सभा बनवा देते हैं, तुम्हारी 389 टोटल मेंबर होंगे उसमें, और वही संविधान सभा संविधान का निर्माण भी करेगी और साथ में अंतरिम संसद के तौर पे भी काम करेगी, मतलब देश का शासन भी चलाएगी। अब देश का शासन चलाना है तो ऑब्वियसली मंत्री होना पड़ेगा, हर डिपार्टमेंट का एक मंत्री बिठाना पड़ेगा। तो इस तरह से मंत्रिमंडल का गठन हुआ, एक अंतरिम सरकार का गठन हो गया जो देश चलाने लगी। बट इस सब से असहमत थी मुस्लिम लीग। क्यों? क्योंकि उसे तो अलग देश चाहिए था। तो मुस्लिम लीग ने कहा, ना तो हम संविधान सभा में शामिल होंगे, ना अंतरिम सरकार में शामिल होंगे, ना हमें कोई पद चाहिए, इस तरह हम अलग रहेंगे इससे, और हमें तो अलग देश चाहिए, इसके लिए हम विरोध करते रहेंगे। यह मामला चल रहा था। तो उस समय जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ठीक है, मुस्लिम लीग नहीं आ रही, मत आने दो, हम अपनी कांग्रेस के लोगों को अलग अलग पद देके सरकार का गठन करते हैं, चलो सरकार बनाते हैं, देश चलाते हैं और साथ में संविधान का निर्माण करते हैं। ये सब शुरू हो गया। पर जैसे ही कांग्रेस ने अपनी एक अंतरिम सरकार बनाई, लोगों को मंत्री के पद दे दिए, शासन संचालन शुरू हो गया, संविधान का निर्माण भी शुरू हो गया, तब मुस्लिम लीग ने उसके विरोध में और अलग से पाकिस्तान हमें दो, इसकी मांग करते हुए यह दिवस मनाया जिसे बोलते हैं प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। और इसके क्रम में उन्होंने कई सांप्रदायिक दंगे भड़काए। नोआखली का दंगा बड़ा प्रसिद्ध है, जिसे महात्मा गांधी ने शांतिपूर्ण तरीके से रुकवाया था। क्लियर? ये वो पूरा मसला है। देखिएगा, अंतरिम सरकार गठन के विरोध में मुस्लिम लीग ब्रैकेट में जिन्ना ने पृथक पाकिस्तान की मांग के लिए 16 अगस्त 1946 को मनाया। ये याद रखना, कब मनाया? 16 अगस्त 1946। किसने मनाया? मुस्लिम लीग जिन्ना ने मनाया। क्यों मनाया? पृथक पाकिस्तान की मांग के लिए मनाया। परिणाम क्या हुआ? कलकत्ता, बंबई, पूर्वी बंगाल, नोआखली में दंगे भड़के। क्लियर? आगे बढ़े। वन मैन बाउंड्री फोर्ट, जैसा मैंने कहा, महात्मा गांधी गए, इन दंगों को शांतिपूर्ण तरीके से रुकवाया। तब लॉर्ड बेटन ने, माउंटबेटन ने, महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा। देखिएगा, नोआखली में शांतिपूर्ण तरीके से दंगे रुकवाने के कारण माउंटबेटन ने महात्मा गांधी को उपाधि दी। क्लियर? अगला देखें, 3 जून प्लान। देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए, उसे क्यों भेजा भारत की? देखो भैया, जल्दी से जल्दी इनके जो आपसी मसले सॉल्व कराओ और हमें इन्हें जल्दी जल्दी आजादी देके फ्री करना, जल्दी आके सॉल्व कराओ। तो वो आए सब मामला सेट करवाने। बट जब वो आए और उन्होंने अपनी योजना प्रस्तुत करी, तो उस योजना को उन्होंने 3 तारीख को प्रस्तुत किया था, इसलिए उसे बोलते हैं 3 जून प्लान। ठीक, बट जब वो भारत आए और यहां की चीजों को स्टडी की, तो उन्होंने पाया कि भारत में जो अभी समस्याएं चल रही हैं, सब अलग अलग बिंदुओं पे असहमत है, सहमति है ही नहीं किसी के बीच में। इसका निराकरण केवल एक है, पृथक पाकिस्तान। जो लोग पाकिस्तान मांग रहे हैं उन्हें दे दो, तभी जाके भारत को हम आजाद कर पाएंगे, तभी चीजें सॉर्ट आउट हो पाएंगी। तो ये जो प्लान था, ये आया था भारत को आजादी देने, पर विभाजन भी कर गया, इसीलिए इसे भारत विभाजन योजना भी कहते हैं। देखिएगा, परिचय, माउंटबेटन द्वारा 3 जून 1947 को प्रस्तुत। नंबर 2, उद्देश्य क्या था? भारत को शीघ्र स्वतंत्रता प्रदान करना। परिणाम क्या हुआ? भारत आजाद, भारत पाक विभाजन। क्लियर? 3 बातें बता दी। कौन लाया, कब लाया, क्यों लाया और क्या परिणाम हुआ। आगे देखते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम। साथियों, देश आजाद हो गया, राज्यों को नए तरह से पुनर्गठित करना था, उसके लिए अलग अलग समितियां बनी। उनमें से एक समिति थी फजल अली आयोग की समिति। उस समिति की रिकमेंडेशन के आधार पर भारत में एक अधिनियम आया जिसे बोलते हैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम। यह 7वां संविधान संशोधन था देश में, और भारत को कई राज्य और कई केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था। इस सबको कैसे लिखेंगे? देखिए, परिचय, फजल अली आयोग की अनुशंसा पर आया। नंबर 2, नवंबर 1956 में आया, 7वां संशोधन था। नंबर 3, परिणाम क्या हुआ? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्य स्थापित। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोपाल हरि देशमुख। देखिए, अब कुछ व्यक्ति आएंगे, क्यों? क्योंकि हमारे सिलेबस में प्रमुख व्यक्तित्व भी लिखा हुआ है हिस्ट्री में, तो कुछ व्यक्तियों को 3 मार्कर के संदर्भ में मैं प्रस्तुत कर रहा हूं और कुछ को मैं छोड़ दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि हम पुराने लेक्चर्स में अलग अलग टॉपिक के अंतर्गत उन्हें कर चुके हैं। देखिएगा, गोपाल हरि देशमुख के बारे में यदि कभी 3 मार्कर आए तो आप पहला पॉइंट लिखिएगा, पश्चिम भारत के महान समाज सुधारक। नंबर 2, मराठा मासिक पत्रिका जो है लोक हितवादी, ये चलाते थे। नंबर 3, अहमदाबाद में इन्होंने विधवा पुनर्विवाह मंडल की शुरुआत की थी। चलिए अगला देखें, गोविंद बल्लभ पंत। साथियों, परिचय ये है कि पेशे से वकील और प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। नंबर 2, साइमन कमीशन का इन्होंने विरोध किया और
कई कृषि सुधारों की आधारशिला रखी, कई तरह के रिकमेंडेशन दी। उपलब्धि क्या है? यूपी के सीएम बने और केंद्र सरकार में मंत्री भी बने। चलिए, व्योमेश चंद्र बनर्जी हम सभी जानते हैं, एक सफल वकील और उदारवादी कांग्रेसी नेता। नंबर सेकंड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। नंबर थर्ड, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स जो है उसका चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय। तो देखिए, किसी भी व्यक्ति में हम पहले पॉइंट में बता रहे हैं कि ये है क्या, जैसे ये क्या है, वकील है और उदारवादी कांग्रेसी। दूसरे में हम बता रहे हैं इन्हें किया क्या है, तो इन्हीं सब पे फोकस चल रहे हैं सारे थ्री मार्कर। देखिए, विनायक नरहरि भावे मतलब विनोबा भावे, महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण जो गांधीवादी थे, तो पहले में वही परिचय दे दिया। दूसरा, 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही। दूसरा, भूदान आंदोलन, सर्वोदय आंदोलन का नेतृत्व किया। तो देखो, हम ओवरऑल पहले पॉइंट में यही बता रहे हैं कि ये है कौन, इनकी पहचान क्या है। दूसरे तीसरे में बता रहे हैं इनने किया क्या है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, राष्ट्रवादी नेता, लोकप्रिय पत्रकार और सिविल सेवा चयनित भी हुए थे। इंडियन एसोसिएशन 1876, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस 1883 के संस्थापक थे और बंगाली समाचार पत्र का संपादन किया। तो ये थे कुछ थ्री मार्कर व्यक्तियों से संबंधित भी। साथियों, कुल 29 थ्री मार्कर आज के सेशन के कंप्लीट हुए और इस तरह मॉडर्न हिस्ट्री भी कंप्लीट हुआ और हमने यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 को समाप्त कर दिया, पेपर 1 पार्ट ए। अगले लेक्चर से मिलेंगे यूनिट 4 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।